बीस स्टेमिंग की दुनिया में कदम रखने के बाद मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि एक एलियन फेस हगर को खुद पर पैरासिटाइज करने देता हूँ ताकि एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा पावरफुल स्पीशीज बनाई जा सके, क्योंकि इस दुनिया में जहाँ हर कोई बीस्ट्स को टेम करता है, सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि एलियन को क्या चीज सच में डरावना बनाती है। यह न सिर्फ डरावनी तेजी से ब्रीड करता है और बढ़ता है, बल्कि ये दूसरे टेम किए गए बीस्ट के जीन्स को भी एसिमुलेट कर सकता है, जिससे और भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म्स जागृत होते हैं। लेकिन अभी स्कूल के ऑफिस में मिस्टर टेरी मुझे पूरी तरह से कंफ्यूज होकर घूर रहे हैं। बच्चे, क्या तुम्हारा दिमाग ऑनलाइन क्लिकबेट कंटेंट से ब्रेन वॉश हो गया है? माना कि कीड़े अपने शरीर के वजन से कहीं ज्यादा वजन उठा सकते हैं, लेकिन एक बार जब वे एक क्रिटिकल साइज से बड़े हो जाते हैं तो वे अपने ही वजन से कुचल जाते हैं। क्या तुम सच में एक फेस हगर चुन रहे हो? मैंने फैसला कर लिया है मिस्टर टेरी। मेरा मानना है कि फेस हगर मेरे लिए एकदम परफेक्ट बीस्ट है, ये देखकर कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। मिस्टर टेरी एक आह भरते हैं और डेस्क पर कुछ कार्ड्स खिसकाते हैं। ये तुम्हारे स्टार्टर रिसोर्सेज हैं, इन्हें रख लो। एक हफ्ते में स्कूल सभी नए स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेसमेंट एग्जाम रखेगा। अगर तुम उससे पहले अपना मन बदलते हो तो अभी भी समय है। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ और मिस्टर टेरी से कार्ड्स ले लेता हूँ। मैं उन्हें शुक्रिया कहता हूँ और दरवाजे से बाहर निकल जाता हूँ। आधे घंटे बाद मैं वापस अपने असाइन किए गए डॉर्म रूम में हूँ। अब अपने बीस्ट को पालने का समय आ गया है। मैं मिस्टर टेरी द्वारा दिया गया डोमेन कार्ड निकालता हूँ। रोशनी की एक हल्की सी चमक मुझे पूरी तरह निगल लेती है और मैं खुद को एक बहुत बड़े खुले घास के मैदान में खड़ा पाता हूँ। एक कच्ची अछूती प्रिमिटिव जगह जिसे अभी तक एक प्रॉपर डोमेन का रूप नहीं दिया गया है। तभी एक सिस्टम प्रॉम्प्ट बजता है। होस्ट, क्या आप इस प्रिमिटिव जगह के एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करना चाहते हैं? क्योंकि अलग अलग बीस्ट स्कोर्स को अलग अलग हैबिटेट्स की जरूरत होती है। हर नए स्टूडेंट्स को पहली बार एंट्री करने पर अपने डोमेन को फिर से शेप देने का एक मौका मिलता है। नहीं, मैं बिना किसी झिझक के मना कर देता हूँ। आखिर एलियंस लगभग किसी भी एनवायरनमेंट में जिंदा रह सकते हैं, चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना हो। होस्ट बेस्ड डेटा का एक्सट्रैक्शन शुरू किया जा रहा है। क्या कल्टीवेशन शुरू किया जाए? सिस्टम, मैं कहता हूँ, क्या मैं खाने के प्रोडक्शन के लिए अपने ही शरीर को एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल कर सकता हूँ? माना कि मैं फेस हगर को मवेशियों या भेड़ों पर पैरासिटाइज होने दे सकता था, लेकिन फेस हगर की सबसे बड़ी ताकत जीन असिमिलेशन में। इंसानी डीएनए बेशक सबसे परफेक्ट टेम्पलेट है और इस दुनिया में आज तक किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की है। मेरी ये रिक्वेस्ट सिस्टम को पूरी तरह से स्पीचलेस कर देती। जवाब देने में इसे पूरे 2.5 मिनट लगते हैं। बीस्ट के खाने के प्रोडक्शन के लिए होस्ट के शरीर का एनालिसिस शुरू किया जा रहा है। रोशनी की एक चमक और हवा से मेरे ही शरीर का एक परफेक्ट रेप्लिका नीचे गिरता है। होस्ट की मेमोरीज का एनालिसिस शुरू किया जा रहा है। क्या आपके टेम किए गए बीस्ट के रूप में एक फेस हगर को हैच किया जाए? हाँ, मैं बिना पलक झपकाए सिर हिलाता हूँ। जैसे ही सिस्टम अपना एनालिसिस पूरा करता है, एक ऐसा क्रिएचर मेरे सामने प्रकट होता है जिसका इस दुनिया में होने का कोई मतलब ही नहीं। फेस हगर जागता है, लेकिन रिप्लिका पर झपटने के बजाय वो घास पर ऐसे सिकुड़ कर बैठ जाता है जैसे मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा हो। तो मैं अपना सबसे पहला पैरासिटाइज ऑर्डर देता हूँ। पलक झपकते ही फेस हगर पूरी स्पीड से रेप्लिका पर झपटता है। फेस हगर को इतना पसंद करने की मेरी वजह इसका इंक्यूबेशन का तरीका है। हैचिंग बहुत तेज होती है और एक बार जब एक एलियन एडल्ट हो जाता है तो वो खुद ही अंडे देता है, जिससे और भी ज्यादा फेस हगर्स हैच होते हैं। एक कभी न खत्म होने वाली सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल। मैं चारों ओर फैले हरे भरे घास के मैदानों पर नजर डालता हूँ। कुछ ही समय में ये जगह एक पूरी एलियन आर्मी का घर बन जाएगी। फिर एलियन रेप्लिका को फाड़कर बाहर निकलता है। खून की तेज महक हवा में भर जाती है। मैं उस नवजात एलियन को ध्यान से देखने के लिए नीचे झुकता हूँ। फेस हगर के उलट, जो सिर्फ पैरासिटाइज करता है, चेस्ट बर्स्टर एलियन के पास डबल अपग्रेडेड डिफेंस और कॉम्बैट पावर होती है। इसे भरपूर खाना खिलाओ और बस कुछ ही घंटों में ये एक एडल्ट में बदल जाता है। चलो इसे खिलाना शुरू करते हैं। मैं विशाल जंगली भैंसों के एक झुंड को समन करने के लिए अपने रिसोर्स कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ। मेरी एक नजर से चेस्ट बर्स्टर खुद को और नहीं रोक पाता। वह पूरी स्पीड से झुंड की तरफ दौड़ता है। शुरुआत में भैंसे उस छोटे से चेस्ट बर्स्टर पर मुश्किल से ही ध्यान देती, फिर वह उनमें से एक की पीठ पर कूदता है और अपने मुंह से एसिड निकालता है, जिससे भैंस की गर्दन पूरी तरह से गल जाती है। पूरे झुंड को फाइनली खतरे का एहसास होता है और वे पैनिक में भागने लगते हैं, लेकिन एलियन से भागकर कोई नहीं बच सकता। जैसे जैसे वो खाता रहता है, उसका शरीर एक साफ दिखने वाली लगभग अवास्तविक स्पीड से बढ़ता है। 1 घंटे से भी कम समय में वह लगभग 6 फीट लंबा हो जाता है। क्योंकि इस बीस्ट स्पेस में वह इकलौता एलियन है, उसके शरीर के मेल जेनेटिक मार्कर्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। खाना खाने के साथ ही चेस्ट बर्स्टर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। रुको, एक एलियन क्वीन। यहाँ तक कि मैं भी इससे हैरान हूँ। मुझे लगा था कि अपनी आर्मी बनाने के लिए मुझे एक एक करके फेस हगर्स पैदा करने होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एलियंस खुद अपना जेंडर बदल सकते हैं। मैं हाथ बढ़ाता हूँ और सावधानी से एलियन क्वीन के सिर को सहलाता हूँ। टेक्सचर मेरी सोच से कहीं ज्यादा स्मूथ है, बिल्कुल लेदर पैंट पहने किसी इंसान के पैर जैसा। हाँ, मेरी एलियन क्वीन किसी तरह से थोड़ी खूबसूरत क्यों लग रही है। जैसे ही मैं इस पल का मजा ले रहा होता हूँ, मेरे पेट से भूख के मारे गड़गड़ाहट की लंबी आवाज आती है। मैं बीस्ट स्पेस से बाहर निकलता हूँ। कुछ खाने का समय आ गया है। आधे घंटे बाद मैं स्कूल के कैफेटेरिया में हूँ। जैसे ही मैं अंदर कदम रखने वाला होता हूँ, पीछे से एक भारी आवाज आती है। तुम मार्क हो और तुम हो। मैं फेलिक्स हूँ, एक नया फर्स्ट ईयर, अपने इंटेक में 11वें रैंक पर हूँ। अगर मुझे सही याद है तो तुम पूरे शहर में 7वें रैंक पर हो। क्योंकि हम एक दूसरे से टकरा गए हैं, तो क्यों ना हम ये तय कर लें कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि स्कूल के पहले ही दिन मुझे ऐसे चुनौती दी जाएगी, लेकिन इस तरह के चैलेंज को ठुकराने का मेरे पास कोई कारण नहीं। एलियन का सबसे बड़ा फायदा
पैरासिटिज्म के जरिए दूसरे क्रिएचर्स के जीन्स को एसिमुलेट करना है। अगर फेलिक्स इतना कॉन्फिडेंट है तो उसका बीस्ट पक्का बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और सच कहूं तो मैं भी देखना चाहता हूं कि इस दुनिया में मेरी एलियन क्वीन असल में कितनी पावरफुल है। तो मैं बिना किसी झिझक के अपना बीस्ट स्पेस कार्ड निकालता हूं और फेलिक्स और मैं एक साथ एक लिंक डोमेन में एंटर करते हैं। पलक झपकते ही हमारे आसपास की जगह एक खुले देहात में बदल जाती है। फिर एक दहाड़ पूरे स्पेस को चीर देती है। एक विशाल भूरा और सुनहरा ट्राइसेराटॉप्स सीधे हमारी तरफ चार्ज करता हुआ आता है। फेलिक्स अपने हाथ बांधता है और मुस्कुराता है। तो तुम्हारा बीस्ट क्या है? मैं जवाब नहीं देता। इसके बजाय मैं अपना बीस्ट स्पेस चेक करता हूँ और एलियन क्वीन गायब है। मैं और ध्यान से देखता हूँ और जमीन में एक गहरा गड्ढा नोटिस करता हूँ जो पहले वहां नहीं था। बात तुरंत समझ आ जाती है। एलियंस एक हाइव वेल पर काम करते हैं। एक बार जब क्वीन को भरपूर खाना मिल जाता है तो वो पार्थेनोजेनेसिस के जरिए रिप्रोड्यूस करती है और वो ऐसा अंधेरी बिना धूप वाली गुफाओं में करती है। मैंने उसके लिए एक प्रॉपर घोंसला बनाने के बारे में नहीं सोचा था, तो उसने सीधे जमीन के अंदर खुद ही एक घोंसला खोद लिया। मैं उस छेद के साइज को देखता हूँ और मुझे बहुत बुरा एहसास होता है। फेलिक्स, तुम अभी भी पीछे हट सकते हो, अभी तुम्हारे पास मौका है। फेलिक्स एक तीखी नजरअंदाज करने वाली हंसी हंसता है। उसका बीस्ट एक एंशिएंट टाइप ट्राइसेराटॉप्स है जिसके सींग और हड्डियों की ढाल पूरी तरह से कॉम्बैट के लिए बनी है। फिर जमीन भयानक तरीके से हिलने लगती है और गहराई से एक विशाल काला आकार बाहर निकलता है। फेलिक्स अनजाने में ही ऊपर देखता है और वो क्रिएचर आसमान को ढक लेता है। उसका ट्राइसेराटॉप्स बेकाबू होकर कांपने लगता है, पीले रंग का एक लिक्विड छोड़ने लगता है। यहाँ तक कि मैं भी ये नजारा देखकर उछल पड़ता हूँ। जब मैंने बीस्ट स्पेस छोड़ा था, एलियन क्वीन मुश्किल से 6 फीट लंबी थी। अब वो आराम से 13 से 16 फीट की है और उसका पूरा रूप बदल चुका है। इससे पहले कि फेलिक्स ये समझ पाता कि क्या हो रहा है, एलियन क्वीन पहले से ही ट्राइसेराटॉप्स के सामने होती है। अपनी पूंछ सीधे उसकी गर्दन के आर पार कर देती है। मैं एक पल के लिए झिझकता हूँ और तय करता हूँ कि एलियन क्वीन को खुद फेलिक्स के पीछे नहीं जाने दूंगा। आखिर मेरी उससे कोई असली दुश्मनी नहीं। अगले ही सेकंड एलियन क्वीन मुड़ती है और बिना पीछे देखे वापस अंडरग्राउंड गायब हो जाती है। इस पूरी चीज में 30 सेकंड से भी कम समय लगता है। एक एलियन जैसे पूरी तरह से अनरीजनेबल क्रिएचर के सामने एंशिएंट एज के महान बीस्ट्स का भी कोई चांस नहीं है। फेलिक्स वहां पूरी तरह से शॉक में खड़ा है। क्या वो चीज क्या थी? मार्क का बीस्ट वर्डन स्टार पर कभी मौजूद किसी भी चीज जैसा नहीं दिखता। क्या यह कोई फैंटम टाइप हो सकता है, उस तरह का जो 10 लाख टेमर्स में से सिर्फ एक ही कभी प्रोड्यूस कर पाता है? यह सदमा फेलिक्स को बहुत जोर से लगता है। वह पूरी तरह से लड़ने की इच्छा खो देता है और जमीन पर गिर पड़ता है। लिंक डोमेन गायब होने लगता है। कुछ ही पलों बाद हम दोनों वापस असली दुनिया में होते। रुको, अभी क्या हुआ? फेलिक्स तबाह हो गया? क्या मार्क का बीस्ट एक फेस हगर नहीं होना चाहिए था? उसने ऐसा कैसे किया? देख रही भीड़ कंफ्यूज होकर बड़बड़ाने लगती है। मैं उन सबको नजरअंदाज करता हूँ। ये तो बस शुरुआत है। जब एलियन कॉलोनी काफी बड़ी हो जाएगी तो और भी डरावने लाइफ फॉर्म्स सामने आएंगे, खुद क्वीन मदर जैसे क्रिएचर्स। लेकिन तभी मिस्टर टेरी अचानक कहीं से आ जाते हैं और मुझे एक तरफ खींच लेते हैं। मार्क, मुझे सब सच सच बताओ। मैं एक आह भरता हूँ और उन्हें पूरी कहानी सुनाता हूँ। मैं समझ गया, मिस्टर टेरी कहते हैं, फिर जल्दी से बात बदल देते हैं। मुझे अपना बीस्ट दिखाओ। वह मुझे डांटने का बिल्कुल प्लान नहीं बना रहे थे। वो बस ये जानना चाहते हैं कि किस तरह का बीस्ट फेलिक्स की ऐसी हालत कर सकता है। लेकिन उसी पल दो लोग दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। फेलिक्स के होम रूम टीचर मिस्टर गॉर्डन और पीई टीचर मिस पेनी। टेरी, तुम्हारे स्टूडेंट ने अभी अभी फेलिक्स के बीस्ट को मार डाला और सबके सामने मेरे स्टूडेंट की बेइज्जती की। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा हो गया? गुस्से में आग बबूला मिस्टर गॉर्डन के सामने मिस्टर टेरी 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। फर्स्ट ईयर्स का खून गर्म होता है। थोड़ी बहुत लड़ाई बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन मिस पेनी, क्या भी यहाँ शिकायत दर्ज कराने आई है? तुम गलत समझ रहे हो। मुझे बस ये जानने की उत्सुकता है कि मार्क ने किस तरह का बीस्ट पाला है। मिस पेनी मेरी तरफ मुड़ती है। हेलो, मैं इस साल तुम्हारी पीई टीचर हूँ। क्या मैं तुम्हारा बीस्ट देख सकती हूँ? जरूर, मैं बिना किसी झिझक के कहता हूँ। आखिर इस दुनिया में पीई टीचर सबसे इंपॉर्टेंट बीस्ट टेमिंग की क्लासेस चलाती है। पहले दिन ही दुश्मन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। रुको, मिस्टर गॉर्डन के चेहरे के हाव भाव सख्त हो जाते हैं। वह फेलिक्स का साथ देने के लिए मिस पेनी को यहाँ लाए थे। इसके लिए नहीं, शांत हो जाइए। मिस पेनी कहती है, अगर मार्क का बीस्ट गलत तरीके से जीता है तो मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा। मैं मुस्कुराता हूँ, बस इंतजार करो और देखो कि अंदर क्या है। शायद तुम भी शांत न रह पाओ। इसी सोच के साथ मैं अपना बीस्ट स्पेस कार्ड निकालता हूँ और तीनों टीचर्स को अंदर आने का इन्विटेशन देता हूँ। अंदर हम खुद को एक एकदम अंधेरी अंडरग्राउंड गुफा के सामने पाते हैं। मैं एक टॉर्च निकालने ही वाला होता हूँ कि मिस पेनी चुटकी बजाती है। थंडरील्स, 3 सिल्वर सफेद इलेक्ट्रिक ईल्स कहीं से प्रकट हो जाती है। अगले ही पल वे एक शानदार सफेद चमक के साथ धड़कती है जिससे पूरी गुफा रोशनी से भर जाती है। मेरी आंखें सिकुड़ जाती है। अगर मैं अपने किसी फेस हगर को थंडरील पर पैरासिटाइज करवा पाता, एक ऐसा एलियन जो बिजली पैदा करता है और अंधेरे में चमकता है, बस ये सोच ही रोमांचक है। मिस पेनी, मैं पूछता हूँ, क्या कोई चांस है कि आप मुझे इनमें से एक दे दे? जहाँ तक मुझे पता है, पावरफुल बीस्ट टेमर्स कई बीस्ट स्पेस रख सकते हैं और अनगिनत बीस्ट के मालिक हो सकते हैं। ये थंडरल्स शायद मिस पेनी के कलेक्शन में सबसे कम इंप्रेसिव बीस्ट में से होंगी। भले ही मैं तुम्हें इस लेवल पर एक देना चाहूँ, तुम अभी इसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एक बीस्ट टेमर जो काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वह अपने ही बीस्ट से हार जाएगा। कंट्रोल खोना मैं मन ही मन सोचता हूँ। एलियंस एक सख्त हायरार्की पर काम करते हैं। क्या बीस्ट को टेम करने के बाद भी ये लागू होगा? नहीं, मैं अपना सिर हिलाता हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है। अगर मैं काफी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ तो मैं और स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। अगर एलियन क्वीन की किस्मत में डीमन क्वीन बनना लिखा है तो मुझे बस डीमन किंग बनना होगा। जैसे जैसे हम अंदर जाते
जाते हैं मिस पेनी को कुछ गड़बड़ लगने लगता है। मिस्टर टेरी, मिस्टर गॉर्डन, क्या आपको नहीं लगता कि ये गुफा थोड़ी ज्यादा बड़ी है? छत जमीन से 3 मंजिल ऊपर तक जाती है और जब से हम अंदर आए हैं गहराई से अजीब सी फुफकारने की आवाजें गूंज रही है। ये आवाज कानों को बेचैन करने वाली है और इसमें एक ऐसी ठंडक है जो सीधे हड्डियों तक चुभती है। मिस्टर टेरी के हाव भाव बदल जाते हैं। मार्क का बीस्ट तो एक फेस हगर होना चाहिए था ना, वो एक कीड़ा है, उसे इतनी जगह की क्या जरूरत। 10 मिनट बाद हम फाइनली घोंसले के मेन चेंबर में पहुंचते हैं। अंदर जो है उसे देखते ही तीनों टीचर्स फ्रीज हो जाते हैं। मार्क, तुम इस चीज को फेस हगर कहते हो। चेंबर के पार एलियन क्वीन अपने पैर मोड़कर बैठी है। उसका शरीर 2 मंजिल जितना ऊंचा है और उसके पीछे सफेद अंडों की कतारें अंधेरे में दूर तक फैली हुई है। फेलिक्स का ट्राइसराटॉप्स एक तरफ पड़ा है, एक फेस हगर उसके चेहरे पर कसकर चिपका हुआ है। मिस्टर टेरी जोर से सांस लेते हैं। मार्क, मुझे मत बताना कि ये चीज एक फेस हगर से इवॉल्व हुई है। पूरी तरह से इवॉल्व नहीं। एक फेस हगर पूरी तरह से बड़ा होने पर बस ऐसा ही दिखता है। तीनों टीचर्स की आंखें एक साथ फटी की फटी रह जाती है। फिर वे जमीन पर फैले विशाल अंडों को देखते हैं। अगर मार्क जो कह रहा है वह सच है तो उनमें से हर एक अंडा इसके जैसा कुछ बन सकता है। पूरी तरह से नहीं, सिर्फ फीमेल फेस हगर सी इतनी बड़ी होती है। मेल्स काफी छोटे होते हैं। मिस्टर टेरी फाइनली समझ जाते हैं। चींटियों की तरह क्वीन आमतौर पर एक वर्कर से 3 से 4 गुना बड़ी होती है। हालांकि इस घोंसले को देखकर लगता है कि एलियन क्वीन पार्थेनोजेनेसिस के जरिए रिप्रोड्यूस कर रही है, इसलिए जब तक उसके पास काफी जगह और रिसोर्सेज हैं, कॉलोनी हमेशा बढ़ती ही रहेगी। यह पूरी तरह से अनरीजनेबल है। मार्क, तुमने ऐसा बीस्ट कैसे बनाया? क्या यह प्रागैतिहासिक काल का कोई एंशिएंट टाइप है? प्राचीन काल में वर्डेन स्टार पर ऑक्सीजन का लेवल इतना ज्यादा था कि अजीबोगरीब क्रिएचर्स पनपे थे। यहाँ तक कि उस युग का एक मच्छर भी आज के हिसाब से चौंकाने वाला बड़ा होगा। इस लॉजिक के आधार पर मिस्टर टेरी अंदाजा लगाए बिना नहीं रह पाता। शायद मार्क को ये एलियन किसी प्राचीन बीस्ट टेमिंग किताब में मिला हो और उसने इस क्रिएचर को पालने के लिए उसका इस्तेमाल किया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मिस पेनी बीच में बोलती है, मिस्टर टेरी की बात काटते हुए। ये कोई एंशिएंट टाइप नहीं है। मार्क का बीस्ट एक फैंटम टाइप है। कॉमन टाइप और एंशिएंट टाइप बीस्ट दोनों वर्डन स्टार के नेचुरल लाइफ सिस्टम से पैदा हुए। फैंटम टाइप बीस्ट पूरी तरह से उस लिमिटेशन के बाहर मौजूद है। रुकू, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि यह एक फैंटम टाइप है? मिस्टर गॉर्डन को यह बात हजम नहीं हो रही है। अगर ये सच में ऐसा है तो मार्क बेशक इस साल का टॉप स्टूडेंट है और फेलिक्स का साथ देने का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन मिस पेनी कोई जवाब नहीं देती। इसके बजाय वह आगे बढ़ती है और एलियन क्वीन के अंडों की जांच करने लगती है। उनके हाथ में एक स्पेशलाइज्ड कार्ड है और उसकी रोशनी अंडों पर पड़ती है। इस एलियन का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर कार्बन बेस्ड नहीं है। वर्डन स्टार पर हर जाना माना लाइफ फॉर्म एक कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक फाउंडेशन पर बना है। सिर्फ फैंटम टाइप बीस्ट से उस पाबंदी से आजाद हो सकते हैं और अपने बायोलॉजिकल बेस के रूप में दूसरे एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एलियन मिस पेनी पूरे यकीन के साथ ऐलान करती है एक मिनरल बेस्ड लाइफ फॉर्म है जिसे पूरी तरह से अपनी कल्पना से पैदा हुए क्रिएचर को एनालाइज, कंस्ट्रक्ट, हैच और पालने के लिए बनाया गया है। ये कुछ ऐसा है जो सिर्फ एक फैंटम टाइप बीस्ट टेमर ही कर सकता है। मिस्टर गॉर्डन पूरी तरह से सन्न रह जाते हैं। मैं इस मौके का फायदा उठाता हूँ और अपनी आवाज सख्त रखता हूँ। मिस्टर गॉर्डन, मेरी एलियन क्वीन ने फेलिक्स के बीस्ट को मारा था, लेकिन उसी ने मुझे पहले चैलेंज किया था। मुझे उम्मीद है कि आप उसे आगे से इतनी लापरवाही से काम न करने की याद दिलाएंगे। बहुत बढ़िया। मिस्टर गॉर्डन की आवाज अचानक तेज हो जाती है, ठीक उसी समय जब मैं उनके अपना बीस्ट छोड़ने का इंतजार कर रहा होता हूँ। मिस्टर गॉर्डन आगे बढ़ते हैं और इसके बजाय मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। क्लास 6 में ट्रांसफर होने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हें क्लास प्रेसिडेंट बना दूंगा और अगले 3 सालों तक तुम्हारे खाने का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। रुको, कहानी ऐसे तो नहीं आगे बढ़ती। वो सारी दुश्मनी अचानक कहाँ चली गई? मिस्टर टेरी उन्हें धक्का देकर एक तरफ कर देते हैं। गॉर्डन, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मेरे स्टूडेंट को चुरा रहे हो। बस तुम इंतजार करो। मिस्टर गॉर्डन अपना बीस्ट स्पेस कार्ड निकालते हैं और गुस्से में चले जाते हैं। धिक्कार है, वो आदमी पक्का सीधा मिस्टर वैन के पास जा रहा है। मार्क, तुम बस अपने फेस हगर्स को पालने पर ध्यान दो। इस स्कूल में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। फिर मिस्टर टेरी भी अपना कार्ड निकालते हैं और चले जाते हैं। अचानक हुए इस बदलाव से मैं पलके झपकाता रह जाता हूँ। मिस्टर वैन आखिर है कौन? वो मिस्टर वैन होंगे, तुम्हारे ईयर लेवल डायरेक्टर। मिस पेनी मुस्कुराते हुए कहती है, जिस तरह से वे भागे हैं वे शायद इस बात पर लड़ रहे होंगे कि तुम्हें कौन अपनी क्लास मिलेगा। फेलिक्स में दम है, लेकिन जब सामने एक फैंटम टाइप हो तो कोई भी एंशिएंट टाइप के लिए लड़ने नहीं वाला। ठीक है, तुम्हारे बीस्ट फिर से हैच होने वाले हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ती हूँ। इसके साथ मिस पेनी बीस्ट स्पेस से बाहर निकल जाती है। उसी पल मेरे बगल में मौजूद ट्राइसराटॉप्स जमीन पर धड़ाम से गिरता है। उसका पेट फूलने और सूजने लगता है। एक खौफनाक धमाके के साथ एक पूरी तरह से बना हुआ एलियन ट्राइसराटॉप्स को फाड़कर बाहर निकलता है। मुझे अभी भी याद है जब एलियन क्वीन सिर्फ एक चेस्ट बर्स्टर थी, मुश्किल से 3 फीट लंबी। इस नए एलियन का एक्सोस्केलेटन कहीं ज्यादा विशाल है और इसकी खोपड़ी से ट्राइसराटॉप्स की हड्डियों का मुकुट बाहर निकला हुआ है। मैं तुम्हें एलियन ट्राइसराटॉप्स कहूंगा। मैं अपना हाथ बढ़ाता हूँ और उसका सिर थपथपाता हूँ। प्लेसमेंट एग्जाम तुम्हारा है। रॉ पावर के मामले में एलियन क्वीन कहीं ज्यादा डरावनी है और उसे बाहर निकालने से एचिंग एलिट एकेडमी का हर एक इंसान सदमे में आ जाएगा। लेकिन उसने रिप्रोडक्शन के लिए अपनी ब्रूड ग्लैंड पहले ही डेवलप कर ली है। हालांकि बहुत बड़ी इमरजेंसी में वह ब्रूड ग्लैंड को अलग कर सकती है और कॉलोनी के लिए लड़ सकती है, लेकिन इस प्रोसेस से उसे भयानक दर्द होता है। सिर्फ दिखावा करने के लिए अपनी एलियन क्वीन को उस तरह की तकलीफ देना एक प्लेसमेंट एग्जाम के लिए सही नहीं। अगले कई दिनों तक मैं अपना लगभग सारा समय बीस्ट स्पेस के अंदर ही बिताता हूँ। बड़ी मात्रा में रेप्लिका खाना बनाने के लिए रिसोर्स कार्ड्स का इस्तेमाल करता हूँ ताकि एलियन क्वीन
क्वीन द्वारा दिए गए फेस हगर्स पैरासिटाइज करना शुरू कर सके। देखते ही देखते बीस्ट स्पेस के अंदर 30 से ज्यादा एलियंस पैदा हो चुके। एलियन ट्राइसराटॉप्स भी बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, जो मेरी बढ़ती हुई आर्मी में रॉ पावर के मामले में एलियन क्वीन के बाद दूसरे नंबर पर। फिर बिना किसी चेतावनी के बीस्ट स्पेस एक अलर्ट ट्रिगर करता है, जगह और खाने की सप्लाई कम है, कृपया तुरंत रिचार्ज करे। मैं मुंह बनाते हुए अपना रिसोर्स कार्ड निकालता हूँ। इन पिछले कुछ दिनों में मैंने बस इसमें पैसा ही पानी की तरह बहाया है और अब मैं पूरी तरह से कंगाल हो चुका हूँ। लेकिन अगर मैं जगह और खाने की समस्या को हल नहीं करता तो कॉलोनी की लिमिट एलियन क्वीन पर ही रुक जाएगी। मुझे मिस्टर टेरी को ढूंढना होगा। जैसे ही मैं बाहर निकलने वाला होता हूँ, मेरे बीस्ट स्पेस कार्ड से एक आवाज गूंजती है, एचिंग एलीट एकेडमी के सभी नए स्टूडेंट्स कृपया प्लेसमेंट एग्जाम के लिए स्कूल के मैदान में पहुंचे। प्लेसमेंट एग्जाम? मैं तो भूल ही गया था। मैं खुद को संभालता हूँ और जल्दी से मैदान की तरफ भागता हूँ, जहाँ पूरा स्कूल पहले ही इकट्ठा हो चुका है। मैं मिस्टर टेरी को ढूंढता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि मेरे पैसे खत्म हो गए। वो सच में हैरान रह जाते हैं। स्टार्टर रिसोर्स कार्ड्स तो पूरे एक सेमेस्टर तक चलने चाहिए। रुको, तुम्हारे पास अभी कितने एलियंस हैं? मिस्टर टेरी तुरंत उस बात पर आते हैं जो मायने रखती है। एलियन क्वीन की भूख के बावजूद ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह अकेली इतनी जल्दी कार्ड्स खाली कर दे, जब तक कि उन अंडों से फेस हगर्स बाहर ना आ गए हों और वे फेस हगर्स पहले से ही पूरे एलियंस में बड़े ना हो गए हों। एक एलियन क्वीन, एक एलियन ट्राइसराटॉप्स और 37 मेल एलियंस में कहूंगा। मिस्टर टेरी सच में कांप जाते हैं। ये पागलपन है। तुम्हें बीस्ट्स को टेम करना था, कोई मवेशियों का फॉर्म नहीं चलाना था। मार्क, आज बस नॉर्मल तरीके से परफॉर्म कर। मैं रिसोर्स कार्ड्स का इंतजाम कर लूंगा। मैं मुस्कुराते हुए सिर हिलाता हूँ। तभी मैं नोटिस करता हूँ कि एक लड़का मुझे ठंडी और चालाक नजरों से घूर रहा है। वह क्लास 3 का शेन है, जो सिटी एंट्रेंस एग्जाम में दूसरे रैंक पर था। जीनियस लेवल का टैलेंट। आज वही तुम्हारा मेन कंपटीशन है। हालांकि उसका बीस्ट तुम्हारे बीस्ट के आसपास भी नहीं है। इससे पहले कि मिस्टर टेरी अपनी बात खत्म कर पाते, प्लेसमेंट एग्जाम का ऑफिशियली ऐलान हो जाता है। हर स्टूडेंट को अपना बीस्ट स्पेस कार्ड टेस्टिंग मशीन से कनेक्ट करना होगा। फिर अपने बीस्ट को उस टारगेट ड्रोन को रोकने और तबाह करने का कमांड देना होगा, जो फिनिश लाइन की तरफ दौड़ रहा है। नियम बहुत आसान है, लेकिन ये बीस्ट की एंड्योरेंस और एक्सप्लोसिव पावर को टेस्ट करते हैं। साथ ही ये भी कि टेमर का अपने बीस्ट पर कितना कंट्रोल है। जैसे ही पहली क्लास अंदर जाती है, मैदान के बीचों बीच लगी विशाल स्क्रीन पर लाइव फुटेज दिखने लगती है। मैं एक छोटी सी नोटबुक निकालता हूँ, किसी भी ऐसे बीस्ट वाले का नाम लिखने के लिए जो ध्यान देने लायक हो। अच्छा बीस्ट है। अफसोस कि ये मेरे एक फेस हगर का होस्ट बनने वाला है, लेकिन कुछ देर देखने के बाद एक भी बीस्ट मेरी नजर में नहीं जचता। लगभग हर रिलीज किया गया बीस्ट एक कॉमन टाइप है। इससे भी बुरी बात यह है कि इन नए स्टूडेंट्स को मुश्किल से ही कमांड देना आता है। उनके बीस्ट्स या तो गलत दिशा में भागते हैं या बस वहीं खड़े होकर कुछ नहीं करते। क्या स्टैंडर्ड सच में इतना गिरा हुआ है? मैं बड़बड़ाए बिना नहीं रह पाता। अभी सिर्फ 7 दिन ही तो हुए हैं। तुम क्या उम्मीद करते हो हर कोई तुम्हारी तरह मॉन्स्टर नहीं? मिस्टर टेरी मेरे कंधे थपथपाते हैं। हमारी क्लास की बारी आ गई है। जाओ और उन्हें दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। मैं सिर हिलाता हूँ और मैदान की तरफ बढ़ता हूँ। हाथ में बीस्ट स्पेस कार्ड है। रोशनी की एक हल्की सी चमक मुझे पूरी तरह निगल लेती है। जब मैं दोबारा अपनी आंखें खोलता हूँ तो मैं एक एकदम सफेद टेस्टिंग स्पेस में खड़ा हूँ। मार्क, कृपया एग्जाम के लिए अपना बीस्ट चुने। मेरे सामने 3 ऑप्शंस आते हैं। मैं हाथ बढ़ाकर अपना ऑप्शन चुन लेता हूँ। एलियन ट्राइसराटोप्स उस सफेद जगह में प्रकट हो जाता है। जाओ उस टारगेट को तबाह कर दो। एलियन ट्राइसराटोप्स एक दहाड़ लगाता है और पूरी स्पीड से दौड़ पड़ता है। अपने विशाल शरीर और हैरान कर देने वाली फुर्ती के साथ वो 1 किलोमीटर के ट्रैक को पल भर में पार कर लेता है। फिर वो अपनी पूंछ को एक बड़े चाप में घुमाता है और एक जोरदार धमाके के साथ टारगेट मशीन बीच से 2 हिस्सों में कट जाती है। पूरे मैदान में मुर्दा सन्नाटा छा जाता है। बीस्ट चुनने से लेकर अटैक पूरा होने तक इस पूरी चीज में 3 मिनट से भी कम समय लगता है। रुको, क्या मैंने अभी सही देखा? वह बहुत ज्यादा तेज था। वो विशाल काली चीज आखिर है क्या? वो पक्का किसी कॉमन टाइप बीस्ट जैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती। दूसरी तरफ जैसे ही मैं बाहर कदम रखता हूँ, मिस्टर टेरी मेरा इंतजार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। उनकी असली उम्मीदों के हिसाब से मुझे इस एग्जाम में एक शानदार परफॉर्मर होना चाहिए था, लेकिन असलियत ने हर किसी के नजरिए को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। सभी नए फर्स्ट ईयर्स में से इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है कि कोई इसे पीछे छोड़ पाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब सभी नए स्टूडेंट्स का एग्जाम खत्म हो जाता है तो टॉप 100 लोगों की लिस्ट लगा दी जाती है। अपने 3 मिनट के रन के साथ मैं पहली जगह पर कब्जा कर लेता हूँ और क्लेयर को, जिसका पिछले सभी रैंकिंग्स पर दबदबा था, सीधे नीचे गिरा देता हूँ। लेकिन ये प्लेसमेंट एग्जाम तो बस शुरुआत है। इसके बाद हमें आगे होने वाले बड़े एकेडमिक एग्जाम्स के लिए तैयार करने के लिए प्रेप क्लासेस का एक भारी बोझ डाल दिया जाता है। एक दिन क्लास जाते समय मिस्टर टेरी जल्दी में मेरी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। फाइनली तुम मिल ही गए। क्या बात है? क्या मिस्टर गॉर्डन ने सच में मुझे क्लास 6 में ट्रांसफर करने के लिए जुगाड़ लगा लिया? मैं कहता हूँ, रिलैक्स रहिए, मुझे क्लास 6 में जाने में 0 इंटरेस्ट है। ये ट्रांसफर के बारे में नहीं है। गॉर्डन में इतना दम नहीं है कि वो तुम्हें मुझसे छीन ले। ये स्टूडेंट काउंसिल के बारे में है। मिस्टर टेरी मुझे सीढ़ियों के एक कोने में खींच लेते हैं, चारों तरफ ऐसे देखते हुए जैसे उन्हें कोई देख ना ले इसका डर हो। अगर वे तुमसे किसी चीज पर साइन करवाने की कोशिश करें तो उनसे कहना कि तुम्हें सोचने के लिए और समय चाहिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट काउंसिल सच में ऐसा कर सकती है? मैं एक भौं उठाता हूँ। साफ है कि इस दुनिया में स्टूडेंट काउंसिल मेरे अंदाजे से बहुत अलग तरीके से काम करती है। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट अंदाजन मैं अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकता। यह सिर्फ एक अंदाजा है। हो सकता है उनके दिमाग में पूरी तरह से कुछ और ही चल रहा हो। जो भी हो, कागज पर किसी भी चीज पर साइन मत करना। इतना कहकर वो मुझे क्लास के लिए भेज देते हैं और गायब हो जाते हैं। स्टूडेंट काउंसिल का साफ तौर पर बहुत रुतबा है। मिस्टर टेरी जैसा टीचर
प्रोफेसर भी उनसे खौफ खाता है। जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। इसी सोच के साथ मैं खुद को शांत करता हूँ और क्लास की तरफ बढ़ता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बैठता हूँ, दरवाजे से एक तेज आवाज गूंजती है। क्या मार्क यहाँ है? तुम्हें क्या चाहिए? हेलो, मैं ईयर 2 क्लास 3 से बेन हूँ, स्टूडेंट काउंसिल के ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट से। हमारे डिपार्टमेंट हेड तुमसे मिलना चाहते हैं। बेन बोर्ड पर लगे क्लास शेड्यूल पर नजर डालता है। कुछ जनरल एड क्लासेस मिस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम टीचर को बता देंगे। मेरे हाव भाव में कुछ बदलाव आता है। बता देंगे यह किसी ऐसे इंसान की भाषा है जो हुक्म दे रहा हो, न कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा हो। फिर भी मैं जाने और ये देखने का डिसाइड करता हूँ कि ये सब आखिर है क्या। बेन मुझे स्कूल के मैदान में ले जाता है जहाँ कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। तुम मार्क हो, कुर्सी पर बैठा। एक लड़का पहले बोलता है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं फ्लिन हूँ, स्टूडेंट काउंसिल के ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट का हेड। प्लेसमेंट एग्जाम को 3 मिनट में क्लियर करना काफी इंप्रेसिव रिजल्ट है। तो क्या ख्याल है, हमारे साथ जुड़ने में इंटरेस्टेड हो? मुझे चुप देखकर फ्लिन आगे बोलता है। बिस्ट टेमिंग सिर्फ टैलेंट के बारे में नहीं है, रिसोर्सेज भी उतने ही मायने रखते हैं। ये पक्का करने के लिए कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स पैसों की कमी की वजह से पीछे न रह जाए, स्टूडेंट काउंसिल रिसोर्स सपोर्ट ऑफर करती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मार्क के माता पिता दोनों आम वर्कर हैं। मेरी भौं अनजाने में ही फड़क उठती है। उन्होंने एक दिन से भी कम समय में मेरे परिवार के बैकग्राउंड की पूरी जानकारी निकाल ली है। ये स्टूडेंट काउंसिल मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा काबिल है। तो इसकी कीमत क्या है? कीमत थोड़ा ज्यादा ड्रामेटिक शब्द है। फ्लिन मुस्कुराता है और कागजों का एक बंडल निकालता है। अगर मार्क हमारा सपोर्ट लेने को तैयार है तो बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। पहले मुझे देखने दो। मैं कागज लेता हूँ और पढ़ना शुरू करता हूँ। इसमें कोई साफ तौर पर गलत शर्त नहीं है। सच कहूँ तो शर्तें कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है। फाइनेंशियल सपोर्ट, हाई स्कूल के 3 सालों के लिए एक पूरा डेवलपमेंट प्लान और यहाँ तक कि 20 टेमिंग कॉम्पिटिशंस के लिए खास सीनियर मेंटर्स। क्या स्टूडेंट काउंसिल सच में अच्छे लोगों की हो सकती है? तभी जब मैं ये सोच ही रहा होता हूँ, आखिरी शर्त मेरी नजर में आती है। स्टूडेंट की पहली पसंद की यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन को स्टूडेंट काउंसिल द्वारा हैंडल किया जाएगा। जहां तक मुझे पता है, स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा 3 एप्लीकेशन चॉइस सबमिट कर सकते हैं। तो अगर पहली चॉइस में कुछ गड़बड़ भी हो जाए, जब तक दूसरी और तीसरी चॉइस सही है, तब भी आपको एक अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल सकता है। जब तक कि इस दुनिया में एप्लीकेशंस कैसे काम करती हैं, इसके बारे में कुछ ऐसा ना हो जो मुझे अभी तक नहीं पता। मिस्टर टेरी की वार्निंग याद करते हुए मैं तुरंत मना कर देता हूँ और कॉन्ट्रैक्ट वापस उछाल देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ता हूँ, बेन और एक दूसरा स्टूडेंट मेरा रास्ता रोकने के लिए आगे आ जाते हैं। ये क्या है? मुझ पे दबाव डालने की कोशिश। गलत मत समझो मार्क, हम इतने गिरे हुए नहीं हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट अनफेयर है तो तुम सही तरीके से इसकी शिकायत कर सकते हो। बात बस इतनी है कि यहाँ मॉर्गन ने तुम्हारा प्लेसमेंट एग्जाम लाइव स्ट्रीम पर देखा था और वो तुम जैसे सो कॉल्ड जीनियस बीस्ट टेमर को चैलेंज करने के लिए मरा जा रहा है। मैं अपनी आंख को रोकता हूँ। ये उनका अपना दबदबा दिखाने का तरीका है, टिपिकल हाई स्कूल लेवल की हरकतें। लेकिन अगर वे उसे अपनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका बीस्ट पक्का बहुत खतरनाक होगा। जीन एसिमिलेशन के लिए एक परफेक्ट टारगेट। मैं अपना बीस्ट स्पेस कार्ड निकालता हूँ, एक ड्यूल के लिए तैयार। लेकिन मॉर्गन अपना सिर हिलाता है। इन सब की कोई जरूरत नहीं है, यही शुरू करते हैं। रुको, बीस्ट सच में असली दुनिया में ड्यूल कर सकते हैं? तो फिर बाहर आओ। एलियन ट्राइसेराटॉप्स पलक चबकते ही एक विशाल आकार मैदान पर प्रकट हो जाता है। तो ये है वो जीनियस, मॉर्गन कहता है। एलियन ट्राइसेराटॉप्स को ध्यान से देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। लेकिन उसका अपना बीस्ट भी कम नहीं है। रोशनी की एक चमक और मॉर्गन का बीस्ट सामने आ जाता है। फ्लिन और बाकी लोग हल्की सी मुस्कान देते हैं। मॉर्गन का बीस्ट सिर्फ एक कॉमन टाइप है, लेकिन स्टूडेंट काउंसिल के सपोर्ट से ये पहले ही पूरी तरह से म्यूटेट हो चुका है। और मार्क का बीस्ट अभी नया पैदा हुआ है, जिसके पास कॉम्बैट का कोई असली एक्सपीरियंस नहीं है। उनकी नजरों में इस लड़ाई का पलड़ा पहले ही मॉर्गन की तरफ झुक चुका है। इसे खत्म कर दो। आयरन वुल्फ मॉर्गन के हुक्म पर वेयरवुल्फ अपनी बड़ी सी तलवार उठाता है और उसे पूरी ताकत से एलियन ट्राइसेराटॉप्स पर दे मारता है। देखने वाले हर इंसान को लगता है कि यह वार उसका सिर धड़ से अलग कर देगा, लेकिन एलियन ट्राइसेराटॉप्स उस वार के बीच में आ जाता है। एक जोरदार आवाज के साथ वो सीधे उस हमले को रोक लेता है। मॉर्गन की आंखों में हैरानी चमक उठती है। वो तलवार ब्लैक स्टील अलॉय से बनी है जो लोहे को कागज की तरह काट सकती है, और अकेले आयरन वुल्फ के हाथों की ताकत ही बहुत ज्यादा है। हर वार में कई टन की एक्सप्लोसिव पावर होती है, लेकिन मॉर्गन जल्दी ही अपनी हैरानी को झटक देता है। आयरन वुल्फ की ताकत उसका असली हथियार है ही नहीं, स्पीड है। हाई डिफेंस के साथ भी तुम शायद एक वार रोक लो, लेकिन कितने वार सह पाओगे? एक ही जगह पे बार बार वार करो और आज नहीं तो कल डिफेंस टूट ही जाएगा। मॉर्गन की स्ट्रेटेजी को समझते हुए आयरन वुल्फ एक डांसिंग फुटवर्क पैटर्न में आ जाता है। एलियन ट्राइसेराटॉप्स के चारों ओर एक धुंधले साय की तरह तेजी से घूमते हुए और वार करते हुए अनगिनत वार करने के बाद तलवार फाइनली एलियन ट्राइसेराटॉप्स की बोन प्लेट को काट देती है। हरा खून बाहर फव्वारे की तरह निकलता है, लेकिन अगले ही पल आयरन वुल्फ अपनी आंखें ढकता है और लड़खड़ाते हुए पीछे हटता है। तलवार टूटकर 2 हिस्सों में गिर जाती है। क्या मॉर्गन सन्न रह जाता है? उसके बीस्ट का वार सही लगा था, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आयरन वुल्फ की तलवार को देखो। हर कोई बेन के चिल्लाने पर उस तरफ देखता है। तलवार छोटे बड़े छेदों से छलनी हो गई है। क्या वो एलियन का खून है? ध्यान से देखने पर सब साफ हो जाता है। तलवार से चिपका हुआ लिक्विड बिल्कुल वैसा ही है जो बोन प्लेट से निकला था, और वो बहुत तेजी से चीजों को गलाने वाला है। छेद फैलते और गहरे होते जाते हैं जब तक कि लिक्विड जमीन पर नहीं टपकने लगता और आयरन वुल्फ का हथियार कई टुकड़ों
टुकड़ों में पिघल नहीं जाता। और ठीक उसी पल एलियन ट्राइसराटॉप्स पूरी ताकत से अपनी पूंछ घुमाता है, उसे एक हथौड़े की तरह सीधे आयरन वुल्फ की गर्दन पर दे मारता है। एक भारी आवाज के साथ आयरन वुल्फ जमीन पर गिर पड़ता है। मैं तुम्हारे बीस्ट के जीन्स ले रहा हूँ, शुक्रिया। मैं अपने बीस्ट स्पेस से एक अभी अभी अंडे से निकला फेस हगर रिलीज करता हूँ, लेकिन जैसे ही फेस हगर आयरन वुल्फ के चेहरे के करीब पहुंचता है, कहीं से एक फेंकी हुई तलवार आती है और उसे चीरते हुए निकल जाती है। मैं मुड़ता हूँ और देखता हूँ कि मॉर्गन के ठीक बगल में एक और आयरन वुल्फ खड़ा है। हाँ, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे खिलाफ सिर्फ एक बीस्ट का इस्तेमाल करूंगा। मार्क एक बीस्ट टेमर जितना स्ट्रॉन्ग होता है, वह एक साथ उतने ही ज्यादा बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। या क्या मार्क सिर्फ एक यही बीस्ट पाल पाया है? कितनी शर्म की बात है। जैसे ही वो बोलता है, मॉर्गन और बीस्ट रिलीज करता रहता है। बस 1 या 2 सांसों में उसके चारों ओर 4 आयरन वुल्व्स इकट्ठा हो चुके हैं। फ्लिन मुस्कुराता है। उसे उम्मीद है कि मैं घबरा जाऊंगा या ज्यादा बीस्ट होने पर बेईमानी का रोना रोऊंगा, लेकिन मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल जाती है। मॉर्गन, तुमने खुद ही कहा था, आयरन वुल्फ जैसे म्यूटेटेड बीस्ट एक को पालने में कम से कम आधा साल, शायद पूरा 1 साल लग जाता है, लेकिन एक फेस हगर के साथ मैं बिना किसी मेहनत के बस इसके फायदे उठा सकता हूँ। ये सोचकर ही मैं अपनी मुस्कान को रोक नहीं पा रहा हूँ। मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। हर तरफ एक अंधी कर देने वाली रोशनी फूट पड़ती है। जो नजारा मॉर्गन के सामने आता है वो उसे पूरी तरह से जमा देता है। वो जहां भी देखता है, एलियंस के एक झुंड ने उसके आयरन वुल्व्स को पूरी तरह से घेर लिया है। ये एलियन ट्राइसराटॉप्स जितने बड़े नहीं है, वे आयरन वुल्व्स से थोड़े छोटे भी हैं, लेकिन उनकी गिनती उनसे 10 गुना ज्यादा है। ये सच नहीं हो सकता। मैं पक्का कोई सपना देख रहा हूँ। अपनी इस उलझन के बीच मॉर्गन फेस हगर्स की उस लहर को भी देखता है जिसे मैंने रिलीज किया है। वे सभी भूखे शिकारियों की नजरों के साथ उसके आयरन वुल्व्स पर टिके हुए हैं। बाकी सारे एलियंस एक साथ आगे बढ़ते हैं। बस कुछ ही सेकंड्स में हर एक आयरन वुल्फ जमीन पर दबा दिया जाता है। नहीं, रुको। फेस हगर्स को अपने आयरन वुल्फ के चेहरों पर रेंगते हुए देखकर मॉर्गन फाइनली टूट जाता है। मार्क, प्लीज मेरे बीस्ट्स के साथ ऐसा मत करो। मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। और अगर तुम्हारे बीस्ट का पल्ला भारी होता तो क्या तुम मेरे बीस्ट को छोड़ देते? मेरी आवाज ठंडी और सपाट हो जाती है। मैं 500 आयरन वुल्व्स को पूरी तरह से पैरासिटाइज करने का हुक्म देता हूँ। उनके बगल में फ्लिन और बाकी लोग पूरी तरह से जमे हुए हैं, न हिल पा रहे हैं और न बोल पा रहे हैं। मैं एक ठंडी हंसी हंसता हूँ, अपने एलियंस और 5 आयरन वुल्व्स को वापस बुलाता हूँ और वहां से चला जाता हूँ। वापस क्लास में मैं अभी बैठा ही हूँ। तभी मेरे ठीक बगल में बैठी क्लेयर कहती है, अच्छा निपटाया, लेकिन स्कूल के साल की शुरुआत में ही स्टूडेंट काउंसिल से पंगा लेना कोई समझदारी की बात नहीं है। तुम्हें लगता है कि वे सच में मुझे दबा सकते हैं? स्टूडेंट काउंसिल के पास इससे कहीं ज्यादा चालाकियां हैं। सालों से हैचिंग एलिट एकेडमी में यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस पर उनकी मजबूत पकड़ है। उसे आम लोगों से ज्यादा पता लग रहा है। मैं उसकी तरफ झुकता हूँ। सच कहूँ तो जब वे मेरे पास आए थे तो कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट चॉइस यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन के बारे में एक शर्त थी। क्या इसके पीछे कोई राज है? क्या तुमने एलिट एलिट 10 के बारे में सुना है? देश की 10 सबसे पावरफुल यूनिवर्सिटीज, उनके पास सिर्फ रिसोर्सेज नहीं है, इससे भी जरूरी बात, सिर्फ एलिट 10 के ग्रेजुएट सीटेमिंग प्रीएलम में जाने के हकदार हैं। और एलिट 10 सिर्फ फर्स्ट चॉइस एप्लीकेशंस को ही एक्सेप्ट करते हैं। यही वो जाल है जो स्टूडेंट काउंसिल के कॉन्ट्रैक्ट में छिपा है। बिना सोचे समझे साइन कर दो और तुम कभी एलिट 10 में जा पाओगे या नहीं, ये पूरी तरह से स्टूडेंट काउंसिल के हाथों में होगा। मैं महसूस करता हूँ कि मेरे चेहरे के हाव भाव एकदम सपाट हो गए हैं। कोई हैरानी की बात नहीं कि मिस्टर टेरी ने मुझे वार्न करने के लिए अपने रास्ते से हटकर काम किया। लेकिन रुको, एलिट 10 इस दुनिया में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। अगर स्टूडेंट्स उसमें जाते हैं तो स्कूल को भी फायदा होता है। तो स्कूल स्टूडेंट काउंसिल को इस तरह मनमानी क्यों करने देगा? यहाँ से बात एक इंसान पर आती है। क्लेयर कहती है, रेक्स सलिवन, उसका बीस्ट टाइमिंग करियर सच कहूँ तो बेतुका है। उसने मिडिल स्कूल में टाइमिंग शुरू की और पूरे हाई स्कूल में फर्स्ट पोजीशन पर रहा। उसके आने से पहले यहाँ की स्टूडेंट काउंसिल काफी नॉर्मल थी। फिर रेक्स प्रेसिडेंट बना और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सारे रिसोर्सेज को एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। उस समय कोई भी रेक्स के रुतबे को चैलेंज नहीं करना चाहता था। इसलिए जब चीजें सवालों के घेरे में भी आई तो स्कूल ने हरी झंडी दे दी। स्टूडेंट काउंसिल के पास बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आ गया। बदलाव के बाद रेक्स स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करता रहा। मैं भौहें सिकोड़ता हूँ। जिस तरह से तुम उसे बता रही हो, रेक्स असल में एक अच्छा इंसान लगता है। उसे अच्छा कहना बेवकूफी है। एलिट 10 में जाने के बाद भी रेक्स ने स्टूडेंट काउंसिल पर अपना कंट्रोल कभी नहीं छोड़ा। याद है मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था? एप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से माता पिता ने शिकायतें की। रेक्स खुद वहां पहुंचा और उन सभी का मुंह बंद कर दिया। रेक्स के पास इतनी ताकत है और वो अभी भी एक स्टूडेंट है या क्या, वो पहले ही ग्रेजुएट हो चुका है। यूनिवर्सिटी का तीसरा साल और हाँ, उसकी पहुंच बहुत बड़ी है। वो 20 सालों में हिचिंग से निकलने वाला इकलौता टॉप रैंक ग्रेजुएट है। सुना है कि उसने एलिट 10 के अंदर अपना खुद का नेटवर्क बना लिया है। यहाँ का प्रिंसिपल आम स्टूडेंट्स के लिए रेक्स सुलिवन से पंगा नहीं लेने वाला। फाइनली बात समझ में आती है। मुझे अब समझ आ गया है, अगर रेक्स का इतना इन्फ्लुएंस है तो स्टूडेंट काउंसिल के प्रति वफादारी रेक्स के प्रति वफादारी है। और चूंकि एलिट 10 में जगह लिमिटेड है तो रेक्स ये कैसे पक्का करता है कि हिचिंग से जो भी अंदर जाए वो उसके प्रति वफादार रहे? आसान है। एप्लीकेशंस को कंट्रोल करके जो भी स्टूडेंट एलिट 10 में पहुंचता है वो उसकी शर्तों पर ऐसा करता है और उसका एहसामंद रहता है। तुम उतने बेखबर नहीं हो जितना दिखते हो। क्लेयर साफ तौर पर हैरान होते हुए कहती है, मैंने जो अंदाजा लगाया है वो लगभग पूरी तरह से उससे मेल खाता है जो उसने अपने इन्वेस्टिगेशन से
पता लगाया है जो भी स्टूडेंट एलिट 10 में जाता है वो आखिर में रेक्स सुलिवन की बताई यूनिवर्सिटी में पहुंचता है। मैं मुस्कुराता हूँ। तुम मुझे ये सब बता रही हो, मुझे मत बताना कि तुम मुझे स्टूडेंट काउंसिल को गिराने के लिए रिक्रूट करने की कोशिश कर रही हो। नहीं, क्लेयर कहती है, मैं रेक्स सुलिवन को तबाह करना चाहती हूँ, पूरी तरह से तबाह, उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हूँ। जैसे ही वो ये कहती है उसकी आंखें हल्की लाल हो जाती है। रेक्स ने उसके साथ क्या किया था मैं हिसाब लगाता हूँ। उनके बीच 5 या 6 साल का फासला है। जब रेक्स अभी इस स्कूल में था, क्लेयर ने मिडिल स्कूल भी शुरू नहीं किया था। उनके बीच किस तरह की दुश्मनी हो सकती है? लेकिन क्लेयर कोई जवाब नहीं देती। वो बस उठती है, मुड़ती है और वहां से चली जाती है। इसी बीच मिस्टर टेरी के ऑफिस में मिस्टर गॉर्डन दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। तुम्हारे स्टूडेंट मार्क ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। वो अपना फोन डेस्क पर खिसकाते हैं। मिस्टर टेरी की भौहें सिकुड़ जाती हैं। फिर वो देखते हैं कि स्क्रीन पर क्या है और एक गहरी सांस लेते हैं। तुमने देखा, मार्क सीधे स्टूडेंट काउंसिल के एक मेंबर के पीछे पड़ गया। वे इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देंगे। अगर तुम स्टूडेंट काउंसिल के खिलाफ जाने से बहुत ज्यादा डरते हो तो मार्क को मेरी क्लास में ट्रांसफर कर दो। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनसे सीधे टकराऊंगा। मिस्टर टेरी उन्हें एक ठंडी नजर से देखते हैं। तुम्हें सच में लगता है कि तुम कर सकते हो? रेक्स सुलिवन ने एक बार एक एप्लीकेशन विवाद पर एक फीमेल स्टूडेंट को सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया था। माता पिता ने विरोध किया और प्रिंसिपल स्टूडेंट काउंसिल को पूरी तरह से बंद करने के लिए तैयार था। और फिर रेक्स खुद इंपीरियन से वापस आया और वो पूरी बात ऐसे ही रफा दफा हो गई। तुम्हें आखिर ऐसा क्या लगता है कि तुम उनसे टकरा सकते हो? तो तुम कह रहे हो कि हम बस मार्क को उसके हाल पर छोड़ दें। मिस्टर टेरी एक आ भरते हैं, बिल्कुल नहीं, ताकि जहां बाकी सब ब्रॉन से पंगा लेने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन इस फुटेज को देखकर उनका खून खोल रहा है। 8 दिन हुए हैं और मार्क पहले ही दर्जनों एलियंस पाल चुका है। अपने पढ़ाने के इतने सालों में उन्होंने कभी ऐसा टैलेंट नहीं देखा है। और अगर किसी में रेक्स सुलिवन की स्टूडेंट काउंसिल पर पकड़ को तोड़ने का दम है तो वो इंसान बेशक मार्क ही है। इसी बीच मिस पेनी मुझे और क्लेयर को क्लास से बाहर बुलाती है। तुम सच में मुसीबतों से दूर नहीं रह सकते, है ना? पहले दिन फेलिक्स, अब स्टूडेंट काउंसिल। यह मेरी गलती नहीं है। दोनों बार वे खुद मुसीबत ढूंढते हुए आए थे। क्या ऐसा है? मिस पेनी के होंठ ऊपर की तरफ मुड़ जाते हैं। तुम ही वो इंसान हो जिसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। उन फेस हगर्स ने पहले ही मॉर्गन के बीस्ट को पैरासिटाइज कर लिया है ना? एक म्यूटेटेड बीस्ट के जीन्स को एसिमुलेट करना, और कौन जानता है कि कौन सी स्पेशल एबिलिटीज जाग जाए। खैर, मैंने तुम दोनों को जिस वजह से बाहर बुलाया है वो फ्रेशमैन इन्विटेशनल और कंपटीशन के लिए इकट्ठा होगा। हमारे पास 4 जगह हैं। मैंने तुम्हें और क्लेयर को चुना है, साथ ही क्लास 3 से शेन और क्लास 6 से फेलिक्स को। क्लेयर खुद को रोक नहीं पाती। पक्के तौर पर फेलिक्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नए स्टूडेंट्स होंगे। मिस पेनी सिर हिलाती है। सिर्फ बीस्ट टेमिंग के मामले में फेलिक्स सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके परिवार के पास पैसा है। फेलिक्स के पिता ने कहा था कि अगर फेलिक्स को इन्विटेशनल में जगह मिलती है तो वो स्कूल को स्पॉन्सर करेंगे। तो फेलिक्स सबसे कमजोर कड़ी हो सकता है। तुम तीनों इस इन्विटेशनल में एक भी गलत अफोर्ड नहीं कर सकते, वरना हम टॉप पोजीशन हार जाएंगे। वैसे फेलिक्स के पिता ने यह भी कहा था कि अगर हमें कभी भी किसी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो तो हमें बस एक बार कहना है। मैंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, फेलिक्स को मुझ पर छोड़ दो। समय पंख लगाकर उड़ता है और दोपहर जल्दी आ जाती है। मिस्टर पेनी की पीई क्लास टेमर थ्योरी लेक्चर के साथ शुरू होती है। 20 मिनट बाद वो हर किसी को प्रैक्टिस के लिए अपने डोमेन में जाने देते हैं, लेकिन पहले वो मेरे पास आते हैं। मुझे भी साथ ले चलो, क्लेयर बीच में बोलती है, अपना रास्ता बनाते हुए। क्या चल रहा है? जैन पूरी तरह से कंफ्यूज दिखता है। सीरियस नहीं है, मेरा स्ट्रेन म्यूटेट हो सकता है, इसलिए मैंने मिस्टर पेनी से किसी भी अनहोनी के लिए तैयार रहने को कहा है, तो मुझे भी साथ ले चलो। जरूर। मैं सिर हिलाता हूँ। मैं अपना डोमेन कार्ड निकालता हूँ और ग्रुप को अपने डोमेन में इनवाइट करता हूँ। रोशनी की एक चमक और हम खुद को एक अंडरग्राउंड गुफा के अंदर पाते हैं। मार्क, तुम्हारा तैयार रहने से क्या मतलब था? गहराई से बाहर आ रही ठंडक उन्हें तुरंत महसूस होती है। जेन के अंदर एक बुरा एहसास पैदा होता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा सुनाई दे रहा है। एक टेमर के तौर पर मार्क की प्रोग्रेस सच कहूं तो बेतुकी है। म्यूटेशन आमतौर पर दूसरे साल तक नहीं आता, लेकिन पैरासाइट किसी होस्ट के जीन्स को एसिमुलेट कर सकता है, जिससे जल्दी म्यूटेशन ट्रिगर हो सकता है। दिन के आखिर में एक स्ट्रेन अभी भी एक बीस्ट ही है। वो अपने टेमर को अपने जैसा मानता है और उसी के हिसाब से घुटने टेकता है, लेकिन जिस पल उसे लगता है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, वो नाटक करना शुरू कर देता है और तुम्हारे कमांड्स को नजरअंदाज करने लगता है। सबसे बुरी हालत में वो अपने टेमर पर हमला भी कर सकता है। मैं सीधी बात कहूंगा, भले ही रूकी टूर्नामेंट मायने रखता है, अगर तुम्हारा स्ट्रेन हमारे प्रति गुस्सा दिखाता है तो मैं उसे यही मार गिराऊंगा। मैं सिर हिलाता हूँ। भले ही मुझे यकीन है कि पैरासाइट वेयरवुल्फ होस्ट को लेने के बाद कुछ बहुत ही असाधारण चीज बनाएगा। अगर चीजें वैसी ही होती हैं जैसा मिस्टर पेनी बता रहे हैं तो इसे जल्दी संभालना ही ज्यादा समझदारी होगी। मार्क, क्या तुम बता सकते हो कि क्या पैरासाइट ने होस्ट के साथ बॉन्डिंग पूरी कर ली है? अभी नहीं। मैं अपना सिर हिलाता हूँ। मिस्टर पेनी एक छोटा सा सिर हिलाते हैं, फिर सेफ रहने के लिए अपना खुद का स्ट्रेन रिलीज करते हैं। इन्फर्नो एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ आगे आग की एक विशाल लपट उठती है। कुछ ही पलों बाद आग का एक विशालकाय दैत्य हमारे सामने खड़ा होता है। क्या वो एक स्ट्रेन है? मैं पलके झपकाता हूँ। जहां तक मुझे पता है स्ट्रेन जीवित क्रिएचर्स होने चाहिए। ये चीज उस डेफिनेशन में पूरी तरह फिट नहीं बैठती। किसने कहा कि एक स्ट्रेन को जीवित ऑर्गेनिज्म ही होना चाहिए? मिस्टर पेनी साफ संतुष्टि के साथ मुस्कुराते हैं। वह बस इसलिए है क्योंकि तुम जैसे स्टूडेंट्स ने अभी तक काफी फिजिकल और मेंटल ताकत नहीं बनाई है, इसलिए तुम अपनी एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए
सबसे बेसिक स्ट्रेंथ्स के साथ ट्रेनिंग करते हो, तुम असल में यूनिवर्सिटी तक शुरुआत नहीं करते हो। इंटरेस्टिंग। मुझे सच में ये जानने की उत्सुकता हो रही है कि अगर पैरासाइट इन्फर्नो के साथ बॉन्ड करता है तो क्या होगा। कुछ ही समय में हम गुफा के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। ब्रूड क्वीन हमेशा की तरह कुंडली मारे बैठी है, उसके पैर नीचे मुड़े हुए हैं। उसके ओविपोजिटर से एक स्थिर रिदम में पैरासाइट के अंडे लगातार गिर रहे हैं। अगर उन अंडों में से हर एक अंडा हैच हो जाता है तो स्ट्रेंथ्स की गिनती आसानी से सैकड़ों में पहुंच जाएगी। तो एक जीनियस और हम बाकी लोगों के बीच यही फासला है। जेन घूरता है, उसकी आंखें लाल हो रही है। इस हिसाब से मार्क को बिना एग्जाम दिए ही टॉप 10 से डायरेक्ट ऑफर मिल सकता है। मिस्टर पेनी तुरंत असली समस्या को भांप लेते हैं। तुम्हारे स्ट्रेन्स तुम्हारे संभालने से कहीं ज्यादा तेजी से ब्रीड कर रहे हैं। बढ़ती हुई गिनती असल में जगह को तंग बना रही है। हाँ, मैं सिर हिलाता हूँ। पैरासाइट बॉन्डिंग से लेकर एक पूरी तरह से बड़े एडल्ट स्ट्रेन तक सिर्फ 48 घंटे लगते हैं और ब्रूड क्वीन हर 2 से 3 घंटे में एक पूरा क्लच देती है। शुरुआत में मैं रोमांचित था। मुझे लगा था कि अगर स्ट्रेन कॉलोनी ऐसे ही बढ़ती रही तो मैं आसपास का सबसे स्ट्रॉन्ग टेमर बन जाऊंगा। लेकिन जब मैंने असल में उन्हें पाला शुरू किया तो मुझे सब समझ आ गया। खाना, जगह, पैसे लगते हैं। ये गुफा पहले से ही एक्सपैंड की गई है और ये अभी भी काफी बड़ी नहीं है। खाने की कमी से कुछ स्ट्रेन्स तो हाइबरनेशन में भी चले गए हैं। यह सच में एक मुश्किल सिचुएशन है। मिस्टर पेनी मेरे कंधे थपथपाते हैं, उस बोझ को महसूस करते हुए जो मैं उठा रहा हूँ। अगर मार के पास फेलिक्स जैसा परिवार होता जो उसके पीछे खड़ा होता तो उसे रोकना नामुमकिन होता। तभी पैरासाइट से बॉन्ड हुआ वेयरवुल्फ होस्ट कांपने लगता है। ब्रूड क्वीन भी शायद इसे महसूस कर लेती है। वो अपना अंडे देना धीमा कर देती है और अपना सारा ध्यान वेयरवुल्फ पर लगा देती है। ट्राइडेंट और मेल स्ट्रेंथ्स का एक ग्रुप तैयार खड़ा है। एक्शन के लिए उनकी हर एक मांसपेशी कसी हुई है। क्या ब्रूड क्वीन बेचैन है? मैं एक भौं उठाता हूँ। पक्के तौर पर मिस्टर पेनी की वार्निंग सच नहीं होने वाली है। मिस्टर पेनी इन्फर्नो को एक धीमा कमांड देते हैं। उस वेयरवुल्फ से जो भी बाहर निकले, अगर वो हम पर हमला करे तो उसे तुरंत मार गिराना। खुशकिस्मती से इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होता। वेयरवुल्फ में से एक अचानक अंदर से फट जाता है और एक ह्यूमंस जैसा ह्यूमनॉइड फिगर बाहर निकलता है। वो सब पे अपनी नजर दौड़ाता है। कोई खुली दुश्मनी नहीं, फिर भी उसमें कुछ ऐसा है जो हवा में सिहरन पैदा कर देता है। मार्क, क्या तुम उसे कमांड दे सकते हो? मिस्टर पेनी पूरी तरह से सख्त हो जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के डोमेन के अंदर इतना प्रेशर महसूस होगा। बैठ जाओ। मैं एक सावधानी भरा कमांड देने की कोशिश करता हूँ। वो हिलता भी नहीं है। यहाँ तक कि ब्रूड क्वीन को भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसका मूड तीखा और बेचैन हो जाता है और वो नवजात पर स्ट्रेन की अपनी भाषा में चिल्लाती है। नवजात टस से मस नहीं होता। ब्रूड क्वीन के सब्र का बांध टूट जाता है। वो तुरंत मेल स्ट्रेंस को एक हुक्म देती है। 2 स्ट्रेंस पल भर में आगे बढ़ते हैं, उसे अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करने के इरादे से। लेकिन जैसे ही वे करीब आते हैं, उसकी उंगलियों के पोरों से ब्लेड जैसे 3 कांटे निकलते हैं और दोनों हमलावर स्ट्रेंस पर वार करते हैं। ठंडी रोशनी की एक चमक और दोनों स्ट्रेंस कमर से कटकर 2 हिस्सों में गिर जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। एक स्ट्रेन का एक्सोस्केलेटन स्टील अलॉय से भी ज्यादा सख्त होता है और उसे एक ही झटके में 2 हिस्सों में काट दिया गया। वुल्फ स्ट्रेन के काले ब्लेड्स आखिर कितने तेज हैं। रुको। मेल स्ट्रेन्स को हमला करने के लिए आगे बढ़ता देख मैं हुक्म देता हूँ और उन्हें पीछे धकेलता हूँ। मेरा वुल्फ स्ट्रेन जरूरी नहीं कि बागी हो। वह अभी कुछ ही पल पहले दुनिया में आया है। वो अभी भी कंफ्यूज है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे बस उन 2 स्ट्रेन से दुश्मनी महसूस हुई और उसने इंस्टिंक्ट के चलते पलटवार किया। मिस्टर पेनी क्लेयर अनजाने में उनकी तरफ मुड़ती है। हम मार्क के स्ट्रेन के बारे में क्या करें? उसकी नजरों में ये पहले से ही मेरे कंट्रोल से बाहर है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो मुझे भी खतरा हो सकता है। हमें इसे यही मारना होगा। मिस्टर पेनी की आंखों में मारने का इरादा चमक उठता है। वो बिना किसी झिझक के इन्फर्नो को हुक्म देते हैं। रुको मिस्टर पेनी। मैं जल्दी से उन्हें रोकता हूँ, लेकिन इन्फर्नो पहले ही आगे बढ़ चुका है। मुट्ठी तानी हुई है, सीधे वुल्फ स्ट्रेन की तरफ चार्ज कर रहा है। एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पूरी गुफा को हिला देता है। क्लेयर एक गहरी सांस लेती है। एक तरफ इन्फर्नो के रॉ पावर से हैरान है और दूसरी तरफ पूरी तरह से कंफ्यूज है। मार्क का वुल्फ स्ट्रेन कहाँ गया? उसी पल मेरे कान में डोमेन की नोटिफिकेशन गूंजती है। बधाई हो टेमर, आपके स्ट्रेन में म्यूटेशन हुआ है और उसने इनेट स्किल शैडो स्टेप हासिल कर ली है। मैं एक पल के लिए रुकता हूँ। म्यूटेशन के साथ एक स्किल आई है। इसी वजह से वुल्फ स्ट्रेन इन्फर्नो के हमले से बच निकला होगा। शैडो स्टेप। फिर वुल्फ स्ट्रेन अचानक कहीं से फिर से प्रकट होता है। काला ब्लेड उठा हुआ है और वो उसे जोर से इन्फर्नो के कंधे पर दे मारता है। एक शॉक वेव बाहर की तरफ फूटती है और इन्फर्नो का हाथ उसके शरीर से कटकर अलग हो जाता है। वाओ, जेन का मुंह खुले का खुला रह जाता है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा वुल्फ स्ट्रेन मिस्टर पेनी के इन्फर्नो को हरा सकता है, जो लगभग 10 साल के टेमर एक्सपीरियंस वाले पीई टीचर है। मिस्टर पेनी, इन्फर्नो को रोकिए। मिस्टर पेनी पल के झपकाते हैं। तुमने क्या कहा? इन्फर्नो के लिए हाथ खोना कोई जानलेवा चोट नहीं है। और सच में इन्फर्नो मुड़ता है। आग की एक लहर जमीन की तरफ नीचे आती है, कटे हुए हाथ के चारों ओर लिपट जाती है और उसे वापस जोड़ देती है। मार्क, मैं समझता हूँ कि तुम इसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन एक ऐसा स्ट्रेन जो बात नहीं मानेगा वो एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इससे भी बुरी बात यह है कि इसके जैसे 4 और अभी हैच होने बाकी हैं। अगर हम इसे अभी नहीं संभालते तो तुमने जो कुछ भी मेहनत की है वो सब मिट्टी में मिल सकता है। नहीं मिस्टर पेनी, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपने खुद ही कहा था जब तक एक टेमर काफी स्ट्रांग है, स्ट्रेन उनके हुक्मों का विरोध नहीं करेगा। सही कहा ना? हमारी आंखें मिलती हैं। मिस्टर पेनी मेरी आंखों में कुछ ऐसा देखते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। पूरा पक्का
इरादा या कोई धोखा नहीं है। ठीक है, वो फाइनली हार मान लेते हैं, इन्फर्नो को पीछे हटने का हुक्म देते हैं। मैं एक एक कदम करके वुल्फ स्ट्रेन की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत हो गया। वुल्फ स्ट्रेन को जवाब नहीं देता, वो बस मुझे ऐसे देखता है जैसे ये तय कर रहा हो कि क्या मैं डर जाऊंगा। अचानक वो एक कदम आगे बढ़ता है। एक टेस्ट, अगर मैं पीछे हटा तो वो अपने फायदे का इस्तेमाल करेगा। भाग नहीं रहा है असल में, और करीब आ रहा है। तो चलो और करीब आते हैं। मेरी आवाज ठंडी है, मैं आगे बढ़ता हूँ। स्ट्रेंस हाइप क्रिएचर्स है, हायरार्की एकदम पक्की है। दबदबा और घुटने टेकना उनके जीन्स में ही कूट कूट कर भरा है। भेड़िए भी हायरार्की को मानते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग भेड़िया अल्फा आल को चुनौती दे सकता है। मुझे लगता है कि भेड़ियों का वही इंस्टिंक्ट वुल्फ स्ट्रेन के कैलकुलेशन को बिगाड़ रहा है। मुझे जानबूझकर दूरी कम करते देख वुल्फ स्ट्रेन हिचकिचाता है, साफ तौर पर कंफ्यूज है। ब्लेड अंदर रखो, और हर किसी के हैरान होने के लिए वह सच में ऐसा करता है। फिर वह धीरे धीरे अपने घुटने मोड़ता है और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। उसने हार मान ली है। जेना विश्वास में अपनी आंखें मलता है। उसे पक्का यकीन था कि वुल्फ स्ट्रेन मुझ पर हमला करेगा। इसके बजाय मैंने सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही उसे दबा दिया। मिस्टर पेनी फाइनली एक राहत की सांस लेते हैं। यकीन करना मुश्किल है, इस लेवल के एक स्ट्रेन के साथ तुम अभी कॉलेज का एग्जाम दे सकते हो, भले ही टॉप 10 मुश्किल हो। एक आम यूनिवर्सिटी तो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होगी। बढ़िया। मैं पूरी तरह से हार मान चुके वुल्फ स्ट्रेन को देखता हूँ और संतुष्टि के साथ हल्का सा सिर हिलाता हूँ। लेकिन ठीक उसी पल बचे हुए वेयरवुल्फ होस्ट्स में से 4 और स्ट्रेन्स बाहर निकलते हैं। हर कोई जिसने अभी अभी थोड़ी राहत की सांस ली थी वापस पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है, लेकिन इन चारों में पहले वाले जैसी बगावत नहीं है। बाहर निकलते ही वे एक घुटने पर बैठ जाते हैं। बधाई हो होस्ट, आपके स्ट्रेन ने एक नई स्किल हासिल की है, मर्ज। मैं एक भौं उठाता हूँ और शब्द बड़बड़ाता हूँ। अगले ही सेकंड चारों स्ट्रेन्स को एक अनदेखी ताकत द्वारा ऊपर की तरफ खींचा जाता है। वे सीधे पहले वाले वुल्फ स्ट्रेन की तरफ तेजी से जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है? एक म्यूटेशन स्किल। मिस्टर पेनी एक गहरी सांस लेते हैं। वो जो देख रहे हैं उसे पहचानते हैं। म्यूटेशन से पैदा हुई एक स्किल, लेकिन क्या यह मुमकिन भी है? नॉर्मल म्यूटेशन सिर्फ स्ट्रेन के रूप को बदलता है, म्यूटेशन से स्किल्स का पैदा होना बहुत ही रेयर। इसी बीच चारों स्ट्रेन्स करीब आते ही पानी की तरफ बहने लगते हैं और खुद को पहले वुल्फ स्ट्रेन के शरीर में डाल देते हैं। मैं पल के झपकाता हूँ। 5 स्ट्रेन्स मिलकर एक बन गए। क्या ये नुकसान नहीं है? मैं एक पल के लिए हिचकिचाता हूँ, फिर एक शब्द बड़बड़ाने की कोशिश करता हूँ। स्प्लिट स्प्लिट। जैसे ही यह मेरे होठों से निकलता है, मेरे सामने खड़ा वुल्फ स्ट्रेन जोर से कांपता है और वो 4 स्ट्रेन्स वापस अलग हो जाते हैं। मिरर इमेज है। मेरे दिमाग में यह बात आती है, वॉरक्राफ्ट 3 का ब्लेड मास्टर शैडो स्टेप विंडवॉक से मेल खाता है, मर्ज और स्प्लिट मिरर इमेज से मेल खाते हैं। क्या काफी स्ट्रॉन्ग होने के बाद वुल्फ स्ट्रेन ब्लेडर स्टॉर्म को भी अनलॉक करेगा? इस सोच के साथ मैं मिस्टर पेनी की तरफ मुड़ता हूँ। क्या म्यूटेट होने पर हर स्ट्रीन एक स्किल हासिल करता है? नहीं, बहुत कम स्ट्रीन ही ऐसा करते हैं। फिर भी टेमर और स्ट्रीन दोनों की मेहनत से समय के साथ स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। मैं सिर हिलाता हूँ, हालांकि मुझे अभी भी एक बात पूरी तरह साफ नहीं है। मेरा स्ट्रेन वॉरक्राफ्ट ब्लेड मास्टर की तरह दिखने वाली स्किल्स क्यों डेवलप करेगा? क्या ऐसा हो सकता है मिस्टर पेनी? क्या यह मुमकिन है कि एक स्ट्रेन की स्किल्स टेमर की अपनी नॉलेज और माइंडसेट से जुड़ी हो? यह बिल्कुल मुमकिन है। मिस्टर पेनी सिर हिलाते हैं। टेमर रिसर्चर्स पहले भी यह थ्योरी सामने ला चुके हैं। म्यूटेशन स्किल्स टेमर के दिमाग की परछाई हो सकती है या उनकी मेंटल एनर्जी का फिजिकल रूप हो सकती है। लेकिन इससे एक सवाल उठता है, अगर इसी से एक स्ट्रेन को अपनी स्किल मिलती है तो फिर सिर्फ बहुत कम टेमर्स ही इननेट स्किल्स वाले स्ट्रेन्स क्यों पैदा कर पाते हैं? कई लोगों ने इसका जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन यह सवाल बार बार ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां आगे कोई रास्ता नहीं होता। कोई भी ऐसी थ्योरी लेकर नहीं आया है जो समय के साथ टिकी रहे। इननेट स्किल्स का राज बस एक रहस्य ही बना रहा। यह कहने के बावजूद मिस्टर पेनी एक लंबी सांस लेते हैं। भले ही इसका कोई साइंटिफिक आधार न हो, मैं खुद इस बात पर यकीन करता हूँ। मेरे अपने स्ट्रेन ने एक बार एक इननेट स्किल डेवलप की थी, और वो एक ऐसी ताकत थी जिसके सपने मैंने बचपन में देखे थे। वो क्या थी? क्लेयर और जेन एक साथ पूछते हैं। मिस्टर पेनी दोनों के माथे पर हल्की सी चपत लगाते हैं। अपने काम से काम रखो। मैं अपनी जगह पर खड़ा सोच में डूब जाता हूँ। दूसरे शब्दों में मेरे स्ट्रेन सीधे मेरी यादों की गहराई से स्किल्स निकाल सकते हैं और उन्हें सच कर सकते हैं। इसीलिए वे सामने आए, विंडवॉक और मिरर इमेज। और चूंकि इस दुनिया में वॉरक्राफ्ट जैसा कोई गेम नहीं है, डोमेन सिस्टम ने विंडवॉक के सही नाम को नहीं पहचाना, इसलिए उसने इसे शैडो स्टेप कहा। वॉरक्राफ्ट खेलते समय ब्लेड मास्टर हमेशा से मेरा फेवरेट हीरो था। ये सोच मुझे वापस ब्रूड क्वीन की तरफ देखने पर मजबूर करती है। अगर ब्लेड मास्टर का पूरा किट इस दुनिया में मौजूद हो सकता है, तो क्या कैलाइडोस्कोप शेयरिंग, कैलीडोस्कोप शेयर, वुड स्टाइल और सेज आर्ट और ऐसे ही हजारों और रूप संभावनाएं मेरे दिमाग में बाढ़ की तरह जाती है और मैं खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाता। मेरी पुरानी दुनिया की हर एक चीज जो मैं जानता हूँ वो यहाँ एक बिल्कुल अलग लेवल पर लड़ेगी। मिस्टर पेनी, अगर मैं चाहता हूँ कि ब्रूड किन म्यूटेट हो तो मुझे क्या
करना होगा, एक बार जब तुम्हारे पास काफी क्रेडिट्स हो जाएंगे तो तुम म्यूटेशन सिलेक्शन शुरू कर सकते हो। अगर तुम रूकी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो स्कूल तुम्हें क्रेडिट्स का इनाम देगा। इसके अलावा क्रेडिट्स का इस्तेमाल तुम्हारे स्ट्रेंस के लिए कस्टम गियर बनाने या अलग अलग रिसोर्सेज और फंड्स के बदले में भी किया जा सकता है। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ, इस बात पर अपने दिमाग में विचार करते हुए। अब जब मुझे पता है कि म्यूटेशन कैसे ट्रिगर करना है तो अगला कदम साफ है, क्रेडिट्स कमाना। बात पक्की होने के बाद मैं अपना डोमेन कार्ड निकालता हूँ और सबको वापस असली दुनिया में ले आता हूँ। इसी बीच स्टूडेंट काउंसिल रूम में फ्लिन घबराया हुआ अंदर आता है। वेस्ले, मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा स्कूल में टाइटल्स का इस्तेमाल करो। जिसे फ्लिन ने वेस्ले कहा था वो कोई और नहीं बल्कि वेस्ले है, स्टूडेंट काउंसिल का मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट और फर्स्ट हाई का चौथे रैंक का टेमर। अगले कुछ दिनों तक स्टूडेंट काउंसिल दूरी बनाए रखती है और कैंपस की जिंदगी अपनी शांत लय में लौट आती है। लगातार खाना मिलने के साथ वुल्फ स्ट्रेन अपने एडल्ट रूप में बड़ा हो जाता है। बस शांत खड़े रहने पर भी वह एक बहुत भारी दबाव का एहसास छोड़ता है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रूकी टूर्नामेंट में जाता हूँ। एक हफ्ते बाद मिस्टर पेनी हमारे ग्रुप को टूर्नामेंट की जगह पर ले जाते हैं। टेमर एरिना आरन के अंदर 4 स्कूल इकट्ठा हुए हैं। फर्स्ट हाई, थर्ड हाई और एथ हाई सभी शहर के मुख्य स्कूल हैं। सिर्फ एलिट हाई ही एक प्राइवेट स्कूल है। उनके प्रिंसिपल एक आदमी है जिनका नाम इथन है। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने चिनले मिलिट्री एकेडमी तौर पर काम किया था और असली युद्ध देखा था। इस दुनिया में आने के बाद मैंने इसके इतिहास के बारे में कुछ पढ़ा था। 1930 के दशक में पड़ोसी आइलैंड नेशन इसलैंड नेशन ने इसके टेमर रिसोर्सेज के लालच में इस देश के खिलाफ एक टेमर युद्ध छेड़ दिया था। हालांकि आखिर में वे हार गए थे, लेकिन वे इस देश के कई टेमर्स को अपने साथ ले गए। आज भी दोनों देशों के टेमर्स के बीच एक भयंकर दुश्मनी है। यह सुनकर कि एलिट हाई के प्रिंसिपल चिनले मिलिट्री एकेडमी से आए हैं और असल में उस युद्ध में लड़े हैं, मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि एलिट हाई के हर स्टूडेंट का सिर क्यों मुंडा हुआ है। यह आदमी एक हाई स्कूल को किसी मिलिट्री बेस की तरह चलाता है। होस्ट भीड़ को संबोधित करने के लिए आगे आता है। वो समझाता है कि टूर्नामेंट 2 स्टेजेस में बटा है। पहला है एरिना मैच, जहां कौन किसे भिड़ेगा। ये ड्रॉ से तय होगा। हर टीम अपना लड़ने का क्रम खुद तय कर सकती है। जिस टीम का पूरा रूकी लाइनअप हार जाएगा वो टीम हार जाएगी। स्टाफ के बताए अनुसार मैं ड्रॉ के लिए टीम कैप्टन के तौर पर आगे बढ़ता हूँ। रिजल्ट्स जल्दी आ जाते हैं। फर्स्ट हाई वर्सेस एलिट हाई, थर्ड हाई वर्सेस एथ हाई। पहला मैच फर्स्ट हाई वर्सेस एलिट हाई। मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। मार्क, मैं लीड हाई के कैप्टन के साथ एक छोटा सा अभिवादन करता हूँ। हम मुड़ते हैं और ड्रॉ स्टेज से एक दूसरे की तरफ पीट करके वापस आ जाते हैं। एक रेफरी फ्लोर पर आता है और हर टीम को अपना लड़ने का क्रम फाइनल करने का इशारा करता है। मैं पहले जाऊंगा। फेलिक्स शुरुआत करने के लिए अपनी मर्जी से आगे आता है। वो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि उसका स्ट्रेन टीम के बाकी लोगों की बराबरी नहीं कर सकता। ऐसे में पहले जाना समझदारी है। ये उसे एलिट हाई की ताकत को परखने का मौका देता है और साथ ही साथ उनकी एनर्जी भी कम करता है। हर कोई सिर हिलाता है। ये एक सही प्लान है, लेकिन जब वे मेरी राय पूछने के लिए मुड़ते हैं तो मैं पहले से ही एरिना के फ्लोर पर खड़ा हूँ। एलिट हाई उसी समय अपना फाइट भेजता है। रेफरी मैच शुरू करने का इशारा करता है और एरिना तुरंत बदल जाता है। मेरा नाम कोल है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझ पर थोड़ा रहम खाओगे, मार्क। कोल बोलते हुए अपना स्ट्रेन रिलीज करता है। एक ग्रे वुल्फ, ये लगभग 2 मीटर ऊंचा है। अल्फा ग्रेड, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरे लिए इसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। मैं बिना कुछ सोचे वुल्फ स्ट्रेन रिलीज कर देता हूँ। वुल्फ स्ट्रेन अपनी कलाई घुमाता है और उसकी पोरों से काले ब्लेड्स बाहर आ जाते हैं। उससे जो दबाव निकलता है वो कोल के ग्रे वुल्फ को तुरंत कांपते हुए घुटनों पर ला देता है। उसकी पूंछ उसके पैरों के बीच कसकर दब जाती है। क्या मार्क का स्ट्रेन इक्विपमेंट इस्तेमाल करता है? होस्ट जोर से घूंट निकलता है। नहीं, वो इक्विपमेंट नहीं है, वे हड्डियां हैं जो उसके पोरों से बाहर निकली हैं। क्या वो कोई फैंटम टाइप है? भीड़ में तेज नजर वाले लोग नोटिस करते हैं कि ग्रे वुल्फ पूरी तरह से डर के मारे पैंट गीली कर चुका है। कोल का चेहरा पीला पड़ जाता है। लड़ने का क्या फायदा? मार्क का स्ट्रेन उसके बीस्ट के सामने एक चलती फिरती वॉर मशीन जैसा लग रहा है। रुको रेफरी, मैं हार मानता हूँ। मैं पल के झपकाता हूँ। सच में क्या आप रूकी टूर्नामेंट में बस हार मान सकते हैं? रेफरी फ्लोर के बीच में आता है और भीड़ को रिजल्ट का ऐलान करता है। राउंड 1 मार्क जीतता है। दर्शक शोर मचाने लगते हैं। कोई टकराव नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस हार मान लेना। भीड़ अपनी नाखुशी जाहिर करती है। होस्ट एक जबरदस्ती की मुस्कान देता है। जब रिजल्ट साफ हो तो हार मान लेना, ये अपने आप में एक समझदारी है। चलिए एरिना पर वापस ध्यान देते हैं। एलिट हाई की तरफ कुछ होता दिख रहा है। होस्ट नोटिस करता है कि एलिट हाई के स्टूडेंट्स एक रेफरी के साथ धीरे धीरे कुछ बात कर रहे हैं। लगभग आधे मिनट बाद रेफरी उस बातचीत के नतीजे का ऐलान करता है। एलिट हाई के बाकी 2 रुकीज भी हार मानते हैं। जैसे ही भीड़ निराशा में डूबती है, एलिट हाई का आखिरी रुकी शांति से फ्लोर पर आता है। उनका कैप्टन ड्रेक, इंप्रेसिव। मुझे लगा था तुम्हारी पूरी टीम हार मान लेगी। पता चला कि तुम में से एक सच में आगे आने के लिए तैयार है। गलत मत समझो, सच कहूं तो मैं भी अपने स्ट्रेंथ को उस चीज के आसपास नहीं लाना चाहता, लेकिन मेरे पास चारा क्या है? अगर उनका कैप्टन भी हार मान लेता है तो एलिट हाई बिना किसी इज्जत के हार जाएगा। ड्रेक अपने सिर के पीछे खुजलाता है और अपना स्ट्रेन रिलीज करता है। एक विशाल मगरमच्छ जो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो रहा है। ड्रेक के हुक्म पर रेजर जॉ राजोर जो पूरी ताकत से वुल्फ स्ट्रेन की तरफ चार्ज करता है। ठीक जब उसकी विशाल मुट्ठी टकराने वाली होती है, वुल्फ स्ट्रेन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। ड्रेक पूरी तरह से खोया हुआ लगता है। वुल्फ स्ट्रेन को हर जगह ढूंढ रहा है। दर्शकों को भी कुछ समझ नहीं आया है। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो
शैडो स्टेप था, हरकत की एक तेज सरसराहट। वुल्फ स्ट्रेन फिर से प्रकट होता है और काले ब्लेड को एक बड़े हॉरिजॉन्टल चाप में घुमाता है। वो मगरमच्छ की खाल जो ऐसा लगता था जिसे भेदा नहीं जा सकता, उस वार के नीचे चकनाचूर हो जाती है। रेजर जॉ हवा में उड़ जाता है ड्रेक और आगे दौड़ता है, लेकिन वुल्फ स्ट्रेन पहले से ही वहां है, एक कदम आगे। काला ब्लेड रेजर जॉ के गले पर टिका है। बहुत हो गया, मैं उसे रोकने के लिए जल्दी से पुकारता हूँ। यह सिर्फ एक टूर्नामेंट है, किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है। क्या मैं ये सही देख रहा हूँ? ये पहले ही खत्म हो गया, एक वार में जीत। क्या यही फर्स्ट हाई के नंबर 1 की ताकत है? एरिना शोर से गूंज उठता है। मैं हार मानता हूँ। ड्रेक अपने दांत भींचता है। उनके बीच का फासला बहुत बड़ा है, उसके पास कभी कोई चांस था ही नहीं। जैसे ही दोनों फाइटर्स फ्लोर से बाहर जाते हैं, होस्ट कमेंट्री के कुछ शब्द कहता है और अगले मैच का ऐलान करता है। थर्ड हाई वर्सेस एथाई। वापस वेटिंग रूम में मैं क्लेयर को पूरी तरह से निराश देखता हूँ। तुम्हें सारी लाइमलाइट खुद ही चुरानी थी, है ना? हम बाकी लोगों को एक मौका भी नहीं दिया। मिस्टर पेनी शांत लेकिन गंभीर आवाज में बोलते हैं, तुम एक टीम हो, एक यूनिट। शायद एलीट हाई के रूकीज तुम्हें परखने के लिए बहुत कमजोर थे। शायद एक इंसान काफी है, लेकिन ये दुनिया बहुत बड़ी है। आज नहीं तो कल तुम्हारा सामना किसी ऐसे इंसान से होगा जो तुम्हारी बराबरी कर सके, और जब वो दिन आएगा तो तुम समझोगे कि एक टीम के सामने अकेले खड़े होने पर एक इंसान कितना बेबस महसूस करता है। मार्क, अगले मैच में तुम सबसे आखिर में जाओगे। मैं सिर हिलाता हूँ। फिर मैं थर्ड हाई और एथाई के बीच का मैच देखता हूँ। एथाई भले ही एक मुख्य स्कूल हो, लेकिन उनका ओवरऑल कैलिबर थर्ड हाई से बहुत कम है। इससे पहले कि उनका कैप्टन लियोन फ्लोर पर आता, एथाई के चारों रूकीज हार चुके होते हैं। हमारी बारी थर्ड हाई के खिलाफ। फेलिक्स, तुम शुरुआत करोगे, फिर शैन, फिर क्लेयर और मार्क इसे खत्म करेगा। मिस्टर पेनी कमजोर से स्ट्रॉन्ग की तरफ लाइनअप तय करते हैं। इस तरह हर रूकी को लड़ने का मौका मिलेगा। चलो चलते हैं। फेलिक्स एक्साइटमेंट से अपनी मुट्ठी भींचता है और फ्लोर पर कदम रखता है। थर्ड हाई अपने पहले फाइटर के तौर पर आइवान को भेजता है। वो एथाई के खिलाफ भी उनकी शुरुआत करने वाला था और उसने अकेले उनके 2 रूकीज को हरा दिया था। इस शहर के सबसे स्ट्रॉन्ग स्कूल का टाइटल अब बदलने वाला है। इवान अपना स्ट्रेन रिलीज करते हुए कहता है, एक गैंडा, जब तक मार्क यहाँ है फर्स्ट हाई नहीं हार सकता। फेलिक्स अपना स्ट्रेन रिलीज करके जवाब देता है और एक गूंजती हुई दहाड़ के साथ एक टायरेंट लिजर्ड मैदान पर फूट पड़ता है। उसका दूसरा स्ट्रेन और उसने एक एंशिएंट टाइप चुना। इसे खत्म कर दो। इवान के हुक्म पर आयरन हॉर्न एक धीमी आवाज निकालता है और चार्ज करता है। टायरेंट लिजर्ड घूमता है और अपनी विशाल पूंछ को एक बड़े चाप में घुमाता है। आयरन हॉर्न लड़खड़ाते हुए दूर जा गिरता है। उठो। इवान अपने दांत भींचता है। वो आयरन हॉर्न को वापस लड़ाई में जाने के लिए उकसाता है, लेकिन टायरेंट लिजर्ड पहले से ही आगे बढ़ चुका है। उसके जबड़े खुले हुए हैं और वो आयरन हॉर्न की गर्दन पर कसकर वार करता है। राउंड विनर फर्स्ट हाई का फेलिक्स। रेफरी आगे आता है और फैसला सुनाता है। वापस फर्स्ट हाई के वेटिंग रूम में फेलिक्स ने सच में ये कर दिखाया। क्लेयर ने फेलिक्स को कभी कुछ खास नहीं समझा था, बस एक ऐसा स्टूडेंट जिसकी अच्छी जान पहचान है और जो परिवार के रुतबे से अंदर आया है। लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उसका स्ट्रेन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फेलिक्स में शायद कोई खास नेचुरल टैलेंट ना हो, लेकिन उसने मेहनत की है और उसके परिवार के सपोर्ट के साथ ये साफ दिखाई देता है। रॉ पावर के मामले में अगर पूरे शहर से भी तुलना की जाए तो फेलिक्स टॉप 10 में अपनी जगह बना सकता है। थर्ड हाई जल्दी से अपना दूसरा फाइटर गेरेट भेजता है। वो जो स्ट्रेन रिलीज करता है वो साफ तौर पर इंसान जैसा दिखता है। नहीं, इंसान नहीं। फेलिक्स एक गहरी सांस लेता है। एंशिएंट टाइप्स के बारे में पढ़ने के बाद वो तुरंत फर्क पहचान लेता है। तुम्हारा स्ट्रेन एक प्राइमल्स का सामने आना कभी इंसानियत के इवोल्यूशन में एक मील का पत्थर था, लेकिन आखिर में वे विलुप्त हो गए और वे आज के इंसानों के पूर्वज नहीं हैं। पेमर कानून के तहत वे एक जायज स्ट्रेन माने जाते हैं। बहुत बातें हो गई, चलो देखते हैं कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा टायरेंट लिजर्ड या मेरा प्राइमस। गैरेट अपनी मुट्ठी भींचता है और प्राइमस को आगे भेजता है। प्राइमस फेलिक्स अपनी भौहें सिकोड़ता है। गैरेट ने सच में अपने स्ट्रेन को एक नाम दिया है, लेकिन प्राइमर विलुप्त होने से पहले इस ग्रह पर 10 लाख से भी ज्यादा सालों तक जिंदा रहे। उनकी शिकार करने की काबिलियत को कम नहीं आंका जा सकता। दूसरा टायरेंट लिजर्ड चार्ज करता है और अपनी पूंछ घुमाता है, लेकिन प्राइमस नीचे से खिसकता है, लिजर्ड के पैरों के नीचे जाता है और एक जोरदार वार करता है। एक भयानक धमाका। टायरेंट लिजर्ड का विशाल शरीर तुरंत अपना बैलेंस खो देता है। इसे खत्म करो। गैरेट के हुक्म पर प्राइमस दोनों हाथों से एक भारी हथौड़ा पकड़ता है और उसे टायरेंट लिजर्ड की खोपड़ी पर दे मारता है। हड्डियों को हिला देने वाला एक धमाका। एक शॉक वेव हर तरफ फूटती है। टायरेंट लिजर्ड उस ताकत के नीचे ढेर हो जाता है, लेकिन जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी वो ये है कि लिजर्ड के गिरने के बाद प्राइमस रुकता नहीं है। वो तेजी से मुड़ता है और अपनी नजरें फेलिक्स पर गड़ा देता है। फेलिक्स गैरेट की तरफ एक नजर डालता है। वो हमेशा से जानता है कि गैरेट के कोई उसूल नहीं है। उसने बस ये उम्मीद नहीं की थी कि वो रूकी टूर्नामेंट में ऐसी कोई हरकत करेगा। प्राइमल्स के सोचने समझने की ताकत कम होती है। कभी कभी वे बस अपने टेमर के हुक्मों को नहीं समझ पाते। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। गैरेट जानबूझकर अपनी आवाज धीमी कर लेता है, ये पक्का करते हुए कि सिर्फ फेलिक्स ही उसे सुन सके। अगले ही सेकंड प्राइमस सीधे फेलिक्स की तरफ चार्ज करता है और उसके पेट में एक लात मारता है। रुको। रेफरी फाइनली बीच में आता है क्योंकि हालात बिगड़ रहे हैं। एक टेमर पर हमला करना मना है। येलो कार्ड। मुझे माफ करना, मेरा स्ट्रेन बहुत समझदार नहीं है। कभी कभी वो बस हुक्म नहीं मानता। गैरेट कंधे उचकाता है। प्राइमस वापस उसके बगल में आ जाता है। फर्स्ट आई के वेटिंग रूम में क्लेयर गुस्से से अपनी मुट्ठी बीच लेती है। ये बिल्कुल जानबूझकर किया गया था। वहाँ अपना ध्यान रखना। मिस्टर पेनी शेन को गैरेट की चालों से
सावधान रहने की वार्निंग देते हैं। फिर वो फेलिक्स की हालत देखने के लिए बाहर दौड़ती है। मैच कुछ ही देर बाद फिर से शुरू होता है। शेन फ्लोर पर कदम रखता है और अपना स्ट्रेन रिलीज करता है। टॉप 3 में रैंक करने वाला एक स्टूडेंट और उसका स्ट्रेन बस एक आम ब्लैक पैंथर है। गैरेट बात करते करते तेजी से एक इशारा करता है। प्राइमस आगे झपटता है, लेकिन ब्लैक पैंथर प्राइमस के हथौड़े से बार बार बचते हुए इधर उधर घूमता और मुड़ता रहता है। कई बार चकमा देने के बाद उसे एक मौका मिलता है और वो प्राइमस की कलाई पर जोर से काट लेता है। पलटवार का समय। शेन को उम्मीद होती है कि गैरेट घबरा जाएगा, लेकिन इसके बजाय गैरेट मुस्कुराता है। गैरेट के चारों ओर पीली रोशनी की चमक उठती है और 2 और प्राइमस प्रकट होते हैं, बिल्कुल पहले वाले की तरह बने हुए। प्राइमस 2, प्राइमस 3। उस पैंथर को मार गिराओ। प्राइमल्स की सबसे बड़ी खासियत औजार इस्तेमाल करने के अलावा ग्रुप में शिकार करने का उनका इंस्टिंक्ट है। अपने कैप्टन लियोन से मिले पैसों के साथ गैरेट ने स्कूल का साल शुरू होने के कुछ ही हफ्तों के अंदर अपने प्राइमर की गिनती पहले ही 3 कर ली थी। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे किसी भी स्ट्रेन को मार गिरा सकते हैं। प्राइमस 3 एक धनुष खींचता है और तेजी से लगातार तीर छोड़ता है। ब्लैक पैंथर को खतरे का एहसास होता है और वो बचने की कोशिश करता है। प्राइमस एक मौके का फायदा उठाता है और उसकी खोपड़ी पर एक मुक्का मारता है। प्राइमस 2 सही समय भांप लेता है, अपना भाला फेंकता है और उसे उसके आर पार कर देता है। हैरान हो, रिसोर्सेज ऐसे ही दिखते हैं। मेरे ग्रेड्स तुम्हारे जितने अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन मेरे पास लियोन का पूरा सपोर्ट है। पीछे हटो, कमजोर इंसान। रेफरी को गैरेट के बर्ताव से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन उसके पास मैच खत्म करने के अलावा कोई चारा नहीं है। थर्ड हाई का गैरेट 2 विरोधियों के खिलाफ जीतता है। शेन का चेहरा उतर जाता है और वह चुपचाप वापस वेटिंग रूम की तरफ मुड़ जाता है। मुझे अफसोस है, मैं फेलिक्स के लिए वो करना चाहता था। ऐसा मत कहो, तुमने अच्छा किया। अगर गैरेट के पास गिनती का फायदा नहीं होता तो यह राउंड तुम्हारा होता। अब मैं जाऊंगा। मैं आगे आता हूँ और मिस्टर पेनी से कहता हूँ कि मैं अगली लड़ाई लड़ूंगा। मैंने क्लेयर का स्ट्रेन देखा है, एक छोटी सी ग्रे चिड़िया। ये इस काम के लिए नहीं बनी है। मुझे तुम्हारी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्लेयर मेरा ऑफर नहीं मानती। वो सीधे वेटिंग रूम से बाहर निकलती है और एरेना के फ्लोर पर चली जाती है। वाह वाह। थर्ड हाई में ट्रांसफर होने के बारे में क्या ख्याल है? मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। दफा हो जाओ। क्लेयर गैरेट को एक खतरनाक नजर से घूरती है और अपना स्ट्रेन रिलीज करती है। एक अजीब सी ग्रे चिड़िया। सच में ये क्लेयर का स्ट्रेन है। बस इतना ही। प्राइमस 3, इसे खत्म करो। यहाँ तक कि होस्ट के चेहरे के हाव भाव भी सख्त हो जाते हैं। अगर मार्क अचानक कहीं से नहीं आया होता तो क्लेयर फर्स्ट हाई की टॉप रैंक स्टूडेंट होती, लेकिन वो स्ट्रेन खतरनाक रूप से कमजोर लग रहा है। शायद मार्क पूरी टीम का बोझ अकेले ही उठा रहा है। इसी बीच प्राइमस 3 एक एकदम सटीक तीर छोड़ता है। ठीक जब गैरेट को लगता है कि लड़ाई पल भर में खत्म हो जाएगी, ग्रे चिड़िया गायब हो जाती है। वो प्राइमस 3 के ठीक पीछे फिर से प्रकट होती है और गर्मी का एक झुलसा देने वाला ब्लास्ट छोड़ती है। प्राइमस 3 एक दर्दनाक चीख निकालता है। मुश्किल से 2 सांसों के अंदर वो आग की लपटों में घिर जाता है। जमीन पर बुरी तरह से लोटपोट हो रहा है। दर्शक उबलते हुए बर्तन की तरह शोर मचाने लगते हैं। क्लेयर की ग्रे चिड़िया आग उगलती है। क्या वो कोई फैंटम टाइप है? क्लेयर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। होस्ट की आंखें चमक उठती है। अब गैरेट के जीतने का कोई रास्ता नहीं बचा है। एरेना फ्लोर पर ग्रे चिड़िया प्राइमस 3 को जलाने के बाद प्राइमस 1 की तरफ मुड़ती है। गैरेट का चेहरा एकदम सख्त हो जाता है। अगर वो यहाँ क्लेयर से हार जाता है तो मैच 2 वर्सेस 2 का हो जाएगा। अगर विक्टर फिर क्लेयर से हार जाता है तो लियोन को अकेले 2 फैंटम टाइप टेमर्स का सामना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। उसकी नजरें क्लेयर पर टिक जाती है। उसके पास कोई अच्छा रास्ता नहीं बचा है। प्राइमस 2 गैरेट की आवाज धीमी और ठंडी हो जाती है। प्राइमस 2 बिना कहे समझ जाता है। वो भाला पकड़ता है और उसे सीधे क्लेयर की तरफ फेंकता है। रेफरी का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ जाता है। होस्ट की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो पागल हो गया है। गैरेट पूरी तरह से पागल हो गया है। ग्रे चिड़िया उड़ते हुए भाले को देखती है और उसे रोकने के लिए प्राइमस 1 से अलग हो जाती है, लेकिन वो काफी तेज नहीं है। एक डरावनी आवाज के साथ भाला सीधे क्लेयर की जांघ के आर पार हो जाता है। गैरेट धीरे से सांस छोड़ता है। एक बहुत बड़ा फॉल, हाँ, लेकिन कम से कम उसने और क्लेयर ने एक दूसरे को बाहर कर दिया। जब तक लियोन की उस पर मेहरबानी है, इस टूर्नामेंट के नतीजे से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या लगता है ये टूर्नामेंट क्या है? रेफरी फ्लोर पर दौड़ता है। रेड कार्ड निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है। अगर वो अपनी ड्यूटी से बंधा न होता तो वह खुद गैरेट के चेहरे पर एक मुक्का जड़ देता। मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। प्राइमल्स के सोचने समझने की ताकत कम होती है, हादसे हो जाते हैं। नहीं, क्लेयर दर्द के बीच बोलती है। उसे रेड कार्ड मत दीजिए। अगर ये एक हादसा था तो मैच जारी रहना चाहिए। उसके अंदर का गुस्सा अपने चरम पर है, लेकिन वो इसे इस तरह खत्म नहीं होने देगी। उसने अभी तक गैरेट के साथ अपना हिसाब बराबर नहीं किया। क्लेयर, अगर तुम अभी उस घाव का इलाज नहीं करोगी तो यह लंबे समय के लिए तुम्हारी रिकवरी पर असर डाल सकता है। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। वो अपना सिर हिलाती है, लेकिन उसकी नजरें पहले ही धुंधली हो रही है। जैसे ही वह गिरने वाली होती है वो किसी की बाहों में गिर पड़ती है। मिस्टर पेनी, क्लेयर अब आपके हाथों में है। मैं उसे उठाता हूँ और एक स्ट्रेचर पर लिटा देता हूँ। मेरी फिक्र मत करो मार्क, ये टूर्नामेंट अब तुम्हारा है, हारना मत। मुझे अब पता है कि ये क्या है, पर्सनल। पहले फेलिक्स, अब क्लेयर। मैं इस टीम का कैप्टन हूँ। इस बात को ऐसे ही जाने देना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। रेफरी वो कहता है कि यह एक हादसा था। एक हादसे पर रेड कार्ड देना मुझे नहीं लगता कि यह पूरी तरह से सही है, इसलिए कृपया एक तरफ हट जाइए। हमें इसे खत्म करने दीजिए। गैरेट के घमंड से भरे हाव भाव को देखकर रेफरी दूसरी तरफ देखने का फैसला करता है। अपनी हद पार मत करना। वो रेड कार्ड अपनी जेब में रख लेता है। एरेना का माहौल पूरी तरह से गर्मा जाता है। भीड़ में मौजूद हर एक आंख मुझसे गैरेट को सबक सिखाने की उम्मीद कर रही है। क्या मैं
विलेन बन गया हूँ। गैरेट को कोई परवाह नहीं है, वो असल में खुश है कि जब तक वो यहाँ मार्क को अपने साथ नीचे ले जा सकता है। थर्ड हाई जीत जाएगा तो गैरेट सारा दिखावा छोड़ देता है और प्राइमस एक और दो को सीधे मेरी तरफ चार्ज करने के लिए भेजता है। लेकिन अगले ही सेकंड प्राइमस एक और दो के ठीक पीछे दो आकृतियां प्रकट होती है जो उन्हें उनकी जगह पर जकड़ लेती है और दो पैरासाइट्स तेजी से उनके चेहरों पर रेंगते हैं। मैं पहले से ही झुलसे हुए प्राइमस 3 को भी नहीं छोड़ता। मुश्किल से 2 सांसों में गैरेट के तीनों स्ट्रेंस काबू में आ जाते हैं। अब तुम्हारी बारी है, तुम क्या करने वाले हो? गैरेट के सीने में एक खौफनाक डर पैदा होता है। ये बताना भूल गया कि मेरा स्ट्रेन भी ज्यादा आज्ञाकारी नहीं है। कभी कभी ये बस मेरी बात नहीं सुनता। मेरे मुंह से शब्द निकलते ही वो स्ट्रेन अपना ब्लेड उठाता है और उसे जोर से गैरेट पर दे मारता है। पूरे एरेना में एक चीख गूंज उठती है। भीड़ में से कुछ लोग अनजाने में ही अपनी नजरें फेर लेते हैं। ठंडी रोशनी की एक चमक और वुल्फ स्ट्रेन का ब्लेड के हाथ को पूरी तरह से चीर देता है। मेडिक मेडिक रेफरी चिल्लाता है और मेरी तरफ दौड़ता है। बहुत हो गया मार्क। गैरेट का हाथ कटने की बात को शायद फर्स्ट हाई संभाल ले, लेकिन अगर कोई सच में यहाँ मर जाता है तो ये एक क्रिमिनल मामला बन जाएगा। सच कहूँ तो मैंने कभी अपना आपा नहीं खोया था। गैरेट के तीनों स्ट्रेन्स अब मेरे हैं और उसने एक हाथ खो दिया है। भले ही इस दुनिया की मेडिकल साइंस इसे वापस जोड़ दे, लेकिन आगे चलकर उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। इससे भी बड़ी बात, एक पब्लिक मैच में इस तरह का प्रदर्शन करने के बाद थर्ड हाई गैरेट को फिर कभी रिसोर्सेज के साथ सपोर्ट नहीं करेगा। एक टेमर के तौर पर उसका करियर यही खत्म हो जाता है। अपने दिमाग में ये बात पक्की करने के बाद मैं वुल्फ स्ट्रेन को वापस बुला लेता हूँ और मैं पैरासाइट से बॉन्ड हुए प्राइमल्स को भी डोमेन में वापस बुला लेता हूँ। इस मैच का विनर फर्स्ट हाई का मार्क। रेफरी मेरा हाथ पकड़ता है और उसे हवा में उठाता है। एरेना खुशी से झूम उठता है। भीड़ में तालियों की गड़गड़ाहट की लहरें उठने लगती हैं। बेशक मुझे अपने स्ट्रेन की बेकाबू हरकतों के लिए रेफरी से एक येलो कार्ड मिलता है। इसी बीच थर्ड हाई के वेटिंग रूम में लियोन अपनी भौहें सिकोड़ता है। गैरेट वफादार था, माना कि उसने शैन और क्लेयर को बाहर कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से उसने ये किया वो एक शर्मिंदगी थी। अगर मैच जीत भी लिया जाता तो भी इससे थर्ड हाई की इज्जत खराब होती। हमारे स्कूल के लिए एक सच्ची शर्मिंदगी। विक्टर, तुम उसकी तरह करने की हिम्मत भी मत करना। विक्टर तुरंत इसका बोझ महसूस करता है। वह अपनी पीई टीचर मिस वॉन की तरफ देखता है, इस उम्मीद में कि वो कुछ कहेंगी। मिस वॉन एक आह भरती है, क्या हम गैरेट को स्कूल से निकाल रहे हैं? शायद इसी में भलाई है। लियोन हल्का सा सिर हिलाता है। एक बार टूर्नामेंट खत्म हो जाए तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऑफिशियली उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ लेंगे। विक्टर का दिल बैठ जाता है। उसके नजरिए से अगर लियोन न होता तो गैरेट कभी खुद को उस हद तक नहीं धकेलता और अब अंत में उसे बस ऐसे ही दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया। विक्टर सुनने पड़ जाता है। वो एक सेकंड के लिए भी इस कमरे में और नहीं रुक सकता। जब वो एरिना के फ्लोर पर पहुंचता है तो रेफरी धीमी सपाट आवाज में बोलता है, जब तुम तैयार हो तो अपने स्ट्रेन्स रिलीज करो और शुरू करो। गैरेट की मेहरबानी से रेफरी के मन में थर्ड हाई के लिए 0 अच्छी भावना बची है। विक्टर एक शब्द नहीं कहता। वो एकदम सफाई और शांति से अपना स्ट्रेन रिलीज करता है। क्या वो एक ट्रोल है? मैं उसे ऊपर से नीचे तक देखता हूँ, चाहे किसी भी एंगल से देखूं। ये बिल्कुल किसी वेस्टर्न फैंसी नॉवेल के ट्रोल रेस जैसा दिखता है। बिल्कुल सही, फैंटम टाइप, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मैं अपने वाले को शैडो मेज कहता हूँ। मेरी आंखें तुरंत चमक उठती है। मेरी स्ट्रेन कॉलोनी में मेज जैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा शैडो मेज ले रहा हूँ। 2 मेल स्ट्रेन्स बिना किसी झिझक के आगे बढ़ते हैं। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया है कि शैडो मेज क्या कर सकता है। वुल्फ स्ट्रेन को बिना कुछ जाने भेजना बेवकूफी होगी। दोनों स्ट्रेन्स को एक साथ चार्ज करते हुए देखकर शैडो मेज एक खौफनाक मुस्कान के साथ अपना स्टाफ उठाता है। एनर्जी की एक लहर जंजीरों में बदल जाती है और उनमें से एक के चारों ओर लिपट जाती है। एक जोरदार आवाज के साथ एक स्ट्रेन कसकर बन जाता है। दूसरा चार्ज करता रहता है, लेकिन शैडो मेज एक सरपेंट रेत को समन करता है जो अपने मुंह से तेजी से सुइयों की बौछार थूकता है। मेरा स्ट्रेनहर एक सुई को आते हुए महसूस करता है और सीधे आगे बढ़ता रहता है। वैसे भी विक्टर के चेहरे के हाव भाव भी बदल जाते हैं। किसी भी टेमर को अपने स्ट्रेन को बचाने के लिए बेताब होना चाहिए। फिर भी सुइयां मेरे स्ट्रेन को एक पिन कुशन में बदल रही है और मैं पलक भी नहीं झपकाता। उसने आगे जो हुआ उसकी उम्मीद नहीं की थी। मेरा स्ट्रेन शैडो मेज पर जो खून छिड़कता है वो उसे चीखने चिल्लाने पर मजबूर कर देता है। मैं समझाने से पहले विक्टर के चेहरे के भावों का मजा लेता हूँ। मेरे स्ट्रेन्स का एक्सोस्केलेटन सिर्फ लोहे से ज्यादा सख्त नहीं है। उनका खून एक बहुत पावरफुल एसिड है। सिर्फ मांस और हड्डियां नहीं, ये कई मीटर मोटी स्टील की प्लेट को परत दर परत गला सकता है। ये एक डरावनी काबिलियत है। विक्टर दर्द में बड़बड़ाता है। वो शैडो मेज को पीछे हटने और सरपेंट रेट्स को समन करते रहने का हुक्म देता है। कुछ ही पलों में 5 सरपेंट रेट्स एक घेरा बना लेते हैं और स्ट्रेन को बीच में फंसा लेते हैं। सुइयां किसी तूफान की तरह बरसने लगती है और स्ट्रेन जल्दी ही कुचलकर लुगदी में बदल जाता है। मार्क, हार मान लो। तुम्हारे स्ट्रेन सच में एक बड़ी मुसीबत है, लेकिन वे मेरे शैडो मेज के खिलाफ नहीं जीत सकते। लगता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। मेरे होंठों के किनारे पर एक मुस्कान आ जाती है। एक शैडो मेज के साथ बॉन्ड हुआ स्ट्रेन, बस यह सोचकर ही कि वह क्या बनेगा। यह ख्याल ही मुझे एक्साइटमेंट से भर देता है। मैं बिना किसी झिझक के मेल स्ट्रेन्स की एक लहर रिलीज कर देता हूँ। मुश्किल से 1 या 2 सांसों में 20 से ज्यादा स्ट्रेन्स एरेना के फ्लोर पर भर जाते हैं। अब जाकर विक्टर को फाइनली समझ आता है कि मैंने अपने स्ट्रेन्स के चीफ फाड़ होने पर कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया था। वे इतने ज्यादा थे कि एक आध के खोने की परवाह ही नहीं थी।